जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल 2पाई पे। ओके, तो हम लोग देख रहे थे वेल्डिंग में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख लिया था। लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था आर्क के बारे में कि कैसा कैसा आर्क होता है। आर्क वेल्डिंग हम लोग पढ़ रहे थे। तो अभी जो है आर्क वेल्डिंग फिनिश नहीं हुआ था क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा खींच गया था, इसलिए मैंने उसे रोक दिया। ओके, आज हम लोग जो है आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग का स्टार्टिंग का पूरा जो है इक्विपमेंट देखेंगे। आर्क वेल्डिंग का में क्या क्या मटेरियल चाहिए वेल्डिंग करने के लिए, और गैस वेल्डिंग में क्या क्या मटेरियल क्या क्या इक्विपमेंट लगता है, उसके बारे में दोनों चीज़ के बारे में हम लोग जो मटेरियल के बारे में पढ़ लेंगे। आर्क वेल्डिंग का तो प्रोसेस सभी वर्किंग सब कुछ हो गया था। इसमें जो मटेरियल कुछ कुछ जैसे इलेक्ट्रोड हो गया, फिलर रॉड हो गया, फ्लक्स हो गया, ये सब कुछ बाकी है। ओके, तो वो चीज़ देखेंगे। और गैस वेल्डिंग से रिलेटेड जो हम लोग देखेंगे उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगता है। तो पहले जो है हम लोग देख लेते हैं मटेरियल रिलेटेड टू आपका जो है आर्क वेल्डिंग से संबंधित कुछ सामग्री जो होता है, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है इसमें, जो कि बहुत प्रसिद्ध इलेक्ट्रोड। ओके, इलेक्ट्रोड और फिलर रॉड में बहुत लोग डिफरेंस में मार खा जाते हैं। पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसका डिफरेंस के बारे में बताएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो इलेक्ट्रोड जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये जो है एक तरफ जो है हम लोग का बेड रहता है, मतलब नंगा। ये जनरली मानिए कि एक जो है बेलनाकार ठोस जैसा रहता है, एक छड़ नुमा युक्त, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड या तो कोटेड भी रहता है या तो फ्लक्स्ड भी रहता है। कहने का मतलब उसके ऊपर हम लोग लेपित भी करते हैं कुछ दूसरे चीज का, या फिर हम लोग क्या है उसको जो है हम लोग उसके ऊपर फ्लक्स भी चढ़ाते हैं। फ्लक्स इसलिए, फ्लक्स के बारे में भी आगे देखेंगे। सिर्फ जो है जो मैं बोल रहा हूँ अभी आप सिर्फ सुनिए। ओके, बाकी जो जो चीज नया टर्म आ रहा है वो सभी कुछ आपको बताइएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक, तो वेल्डिंग हम लोग कैसा करना है उस हिसाब से हम लोग जो है इलेक्ट्रोड का चयन करते हैं। कुछ भी चीज़ है, इलेक्ट्रोड हो गया, फ्लक्स हो गया, या फिर फिलर रॉड हो गया, जिस हिसाब का वेल्डिंग करेंगे, या तो डीसी वेल्डिंग, एसी वेल्डिंग, राइट हैंड वेल्डिंग, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग, ओवरहेड वेल्डिंग, मतलब किस हिसाब का वेल्डिंग हम लोग करेंगे उस हिसाब से हम लोग जो है ये जो है जो भी हम लोग जो मटेरियल है आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं उस हिसाब से हम लोग जो प्रयोग करेंगे। अलग अलग तरह का इलेक्ट्रोड होता है, अभी सभी चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो इसका आकृति जो है ना एक ठोस या फिर खोखला भी होता है। बात समझ, एक ठोस या खोखला बेलनाकार युक्त जो लंबा छड़ जैसा रहता है। इलेक्ट्रोड का चयन मैंने बोला कार्यखंड और किस से आपका वेल्डिंग कर रहे हैं उस पर जो है निर्भर करता है। आर्क वेल्डिंग में साधारणतः जो है हम लोग क्या करते हैं ना, फ्लक्स लेपित, कहने का मतलब है ऊपर से फ्लक्स चढ़ा हुआ कोई एक मान लेते हैं स्टेनलेस स्टील का अगर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम लोग जो है फ्लक्स का लेपन कर देते हैं। तो जनरली हम लोग वही यूज करते हैं, या फिर कोटेड इलेक्ट्रोड उसको बोल सकते हैं। ये कोटेड इलेक्ट्रोड का हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें आप देख रहे हैं ये कोर वायर है। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये हम लोग का एक कोर वायर है। ये जो है ना, ये कोर वायर है। ये इधर जो है नंगा छोड़ दिया था, इधर कोई लेपन नहीं किया था। बोलिएगा ऐसा क्यों? तो हम लोग को इलेक्ट्रोड होल्डर में पकड़ने हेतु, इलेक्ट्रोड होल्डर मैंने बता दिया आप लोगों को, इलेक्ट्रोड होल्डर में पकड़ने के लिए हम लोग क्या है एक सिरा इसको खाली छोड़ देते हैं, और बाकी जो है दूसरे सिरे पर क्या है हम लोग का लेपित किया और फ्लक्स लेपित है। देख रहे हैं थोड़ा सा इसका जो है यहाँ पर जो है, यहाँ से इसका जो है चौड़ाई जो है बोल सकते हैं व्यास बढ़ गया है। अभी बताएंगे कैसे लेपन होता है उसमें, और किस तरह से हम लोग लेपन करते हैं, किस हिसाब से फ्लक्स कोटिंग करते हैं फ्लक्स का हम लोग किस पे, तो इलेक्ट्रोड पे। और क्या इसका जो हम लोग का जो भी हम लोग जो अंदरूनी जो वायर यूज कर रहे हैं वो हम लोग अपने से नहीं यूज करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तौर पर मान्य होता है। ठीक, तो ये जो है मटेरियल का कंपोजिशन जो है ये पूरा मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा ये बोल सकते हैं एक तरह से ग्रेड बनाया हुआ कि कौन सा ग्रेड का यूज करना है। ठीक, अगर बात करें मैनुअल व सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग में, अगर मैं बोलूँ मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग में हम लोग उसमें लो तथा मीडियम कार्बन स्टील का हम लोग यूज करते हैं, और लो एलॉय स्टील वेल्डिंग करने के लिए हम लोग उसमें 0.12% कार्बन स्टील के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये इतना चीज हम लोग का है किसके बारे में, तो इलेक्ट्रोड के बारे में। समझिए, उसके बाद अभी ये देखेंगे हम लोग कितना तरह का किस किस आधार पे जो इलेक्ट्रोड को बांटा गया, बहुत तरह का इलेक्ट्रोड है।
पहले इलेक्ट्रोड्स के बारे में। ठीक, पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोड का चयन कैसे होता है। तो इलेक्ट्रोड का चयन हम लोग कैसे करेंगे, तो वेल्डिंग के अनुसार, वेल्डिंग के अनुसार इलेक्ट्रोड का चयन किया जाता है। इलेक्ट्रोड का चयन किया जाता है, ये पहला पॉइंट इसमें। दूसरा पॉइंट अगर मैं बोलूं कि इसका आकार कैसा होता है, तो ये जो है ये ठोस अथवा खोखला, खोखली लिख देता हूं, खोखली बेलनाकार युक्त बेलनाकार युक्त छड़ जैसी होती है। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हो गया हम लोग का। तीसरा पॉइंट मैंने जो क्या बोला था आपको, जरा बताइए कि तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या बताया था। ठीक, अगर मैं बात करूं तो ये जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, तो फ्लक्स लेपित या फिर उसी को बोलते हैं कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। साधारणतः फ्लक्स लेपित अथवा कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट अगर यूजेज के बारे में जो मैंने आपको बताया था क्या होता है, तो मैनुअल और मैनुअल इंग्लिश में लिख देता हूं थोड़ा सही रहेगा, मैनुअल एंड सेमी ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग के लिए लो एंड मीडियम कार्बन स्टील तथा लो एलॉय स्टील की वेल्डिंग के लिए 0.12% कार्बन वाली कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये चीज हो गया, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ इलेक्ट्रोड के बारे में, और सभी चीज जो जानकारी मैंने बोला था वो आपको एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, चलिए जो हम लोग का अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट है हम लोग का देखते हैं क्या, नेक्स्ट है हम लोग का कि टाइप्स किस किस हिसाब से यहाँ पे बांटा गया, बहुत अलग अलग तरीके से बांटा गया है। जो पहला है हम लोग का फ्लक्स चढ़ाने की विधि के आधार पर बांटा गया है ना, कि किस हिसाब से हम लोग जो है फ्लक्स चढ़ाते हैं, या तो डिप्ड इलेक्ट्रोड्स कहते हैं उसको, या तो एक्सट्रूडेड इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। पहला जो कैटेगराइजेशन है इलेक्ट्रोड का कि हम लोग फ्लक्स कैसे उसमें चढ़ाते हैं, उस पर कैसे इसको निर्दिष्ट किया जाए। तो डिप्ड इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है एक्सट्रूडेड इलेक्ट्रोड। डिप्ड इलेक्ट्रोड में क्या होता है ना कि जो हम लोग का वायर रहता है उसके ऊपर हम लोग फ्लक्स को चढ़ाते हैं। चढ़ाते कैसे है उसमें, तो हम लोग जो है फ्लक्स का बोल सकते हैं एक तरीके से जो लिक्विड होता है उसमें उसको डिप कर देते हैं।
बात है। जैसे मान लेते हैं पानी है ना, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स का घोल बना करके हम लोग जो है वायर को डिप करेंगे, और डिप करने के बाद क्या होता है, वो उसको हम लोग उसके ऊपर चिपक जाता है और उसको हम लोग निकाल करके उसको सुखा देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है ना कि फ्लक्स का परत जो है समान नहीं चढ़ पाता है सूखने के बाद। या तो हो सकता है कि थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है तो कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है, इसलिए जो है हम लोग को वेल्डिंग करने में समस्या होता है। ठीक, इसलिए ये जो विधि का, ये जो डिप्ड इलेक्ट्रोड का है ना, यूज बहुत कम होता है। ठीक, तो पहला पॉइंट इसमें क्या हो गया कि इसमें मैं लिख देता हूँ क्या कि फ्लक्स के घोल में वायर को डुबाकर निकाला जाता है और फिर उसे सुखा दिया जाता है। ठीक, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या, इसमें जो मैंने बोला आपको कि जब ये निकलता, जब ये सूख जाता है तो ये जो इसका जो परत है हम लोग क्या है, समान नहीं चढ़ पाता है, इसलिए वेल्डिंग करने में समस्या होता है, तो इस विधि का प्रयोग हम लोग कम करते हैं। ठीक, फ्लक्स की परत समान तरीके से नहीं चढ़ पाती है, जिस वजह से वेल्डिंग करने में दिक्कत होती है। इसलिए इसका कम प्रयोग किया जाता है। कम प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये चीज, ये हम लोग का क्या था, तो ये डिप्ड इलेक्ट्रोड के बारे में। अब अगर बात करें जो नेक्स्ट हम लोग का एक्सट्रूडेड इलेक्ट्रोड। एक्सट्रूडेड क्या होता है, एक्सट्रूजन एक प्रोसेस है। जैसे जो टूथपेस्ट जो देखते हैं वो कैसे निकलता है हम लोग का, जो एक्सट्रूजन विधि के द्वारा ही हम लोग जो है छड़ जो है बनाते हैं। एक्सट्रूजन, जैसे टूथपेस्ट हम लोग का निकल रहा है, वो हम लोग का डायमीटर, उसका व्यास जो है यूनिफॉर्म रहता है, एक समान रहता है, तो उसको हम लोग डालते जाते हैं तो एक ही समान निकलते जाता है। लेकिन वो क्या थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसको हम लोग जो है लगातार क्या आते हैं, उस पर पानी में बरसा करके उसको ठंडा करते रहते हैं ताकि सॉलिड होते जाए। तो उसी तरीके से ये जो है इलेक्ट्रोड को इस इलेक्ट्रोड में, एक्सट्रूडेड इलेक्ट्रोड में जो है एक्सट्रूजन प्रोसेस का प्रयोग करके हम लोग फ्लक्स को हम लोग चढ़ाते हैं, लेपन करते हैं। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट क्या होगा कि एक्सट्रूजन प्रोसेस के जरिए फ्लक्स का कोटिंग किया जाता है, कोटिंग किया जाता है, जिससे कि फ्लक्स एक समान चढ़े। ठीक, इसलिए दोनों में अंतर आप लोग देख रहे हैं। पहला क्या हुआ कि हम लोग घोल में हम लोग डुबा करके निकाल रहे हैं, और दूसरा में कोई एक प्रोसेस यूज कर रहे हैं मशीन के द्वारा। अच्छा, तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या है, जैसा कि यहाँ पर मैंने फिगर में दिखाया जाए, तो वो चीज़ मैं नहीं लिख रहा हूँ कि फ्लक्स की एक और जो है बेड छोड़ दी जाती है नंगा, जो जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रोड होल्डर को पकड़ने हैं, तो और बाकी जो है हम लोग क्या है, इसको हम लोग जो है कोटिंग करते हैं।
और एक चीज़ है कोटिंग करने के बाद दूसरे सिरे पर देख रहे हैं चैम्फर किया हुआ है यहाँ पे, ठीक, ये चीज़ है यहाँ पे, और इसमें कुछ नहीं है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का है क्या कि फ्लक्स की मोटाई के आधार पर, फ्लक्स हम लोग का कितना जो थिक होना चाहिए उसके आधार पर देखते हैं कि कैसा जो है हम लोग का इलेक्ट्रोड होना चाहिए। तो इसमें तीन तरीके में बांटा गया है इसे, आप लोगों को दिख रहा होगा कि 3 तरीके में इसे बांट दिया गया है। कौन कौन से? तो हल्की परत वाले, मध्यम परत वाले और मोटी परत वाले। तो इसको ऐसा क्यों, इसका यूजेज कहाँ कहाँ पे करेंगे और इसका जो हम लोग कोटिंग फैक्टर क्या होता है, इसमें एक कोटिंग फैक्टर आता है, वो भी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो हल्की परत वाले, जैसा अगर मैं लाइटली कोटेड के बारे में पहले अगर बात करूँ ना, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग चूना का जो है घोल में डुबाकर हम लोग फ्लक्स का कोटिंग करते हैं, बस समझिए इलेक्ट्रोड पर कोटिंग करते हैं, ठीक। तो जैसे हम लोग जैसे चूना का डुबो करके हम लोग जो है इलेक्ट्रोड और कोटिंग करेंगे, तो इससे एक फायदा है कि क्या इसमें इलेक्ट्रोड में जंग नहीं लगेगा, ठीक। और क्या है, आर्क को स्थिर बनाए हुए रखता है, इसलिए इसका जो हम लोग कोटिंग जो फैक्टर है वो 1.25 से लेकर के 1.3 तक होता है। वही अगर बात करूं मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड में ना, तो इसमें जो है फ्लक्स का जो है पतला परत चढ़ाया जाता है। यहाँ जो है फ्लक्स के जगह पे क्या किया था, चूने का घोल चढ़ा दिए थे हम लोग। तो ये जो पतला परत चढ़ रहा है इसमें फ्लक्स का, इसमें क्या होता है ना, ये तो आर्क को स्थिर तो रखेगा ही रखेगा, और ऊपर से क्या होगा, हम लोग का जो बीड का जो ऊपर वाला वेल्ड बीड का जो ऊपर वाला जो परत है वो क्या करेगा, वो वायुमंडल के गैस जो हम लोग गैस जो उत्पन्न हो रहा है उससे, वो वायुमंडल से उसको वायुमंडल को सुरक्षा प्रदान करेगा, ताकि जो है गैस जो है बाहर स्केप ना करे, तो वायुमंडल को हम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक। अगर बात करें फिर मोटी परत वाले हैवी कोटेड में हम लोग का जो है परत जो है हम लोग थोड़ा मोटा बनाते हैं, और क्या उसमें हम लोग जो है थोड़ा लुब्रिकेंट भी डालते हैं, ऑयल भी डालते हैं, ताकि दोनों काम हो। एक तो हम लोग का जंग लगने से बचेगा ही, आर्क स्थिर भी रहेगा, और ऊपर से क्या है वायुमंडल को गैस से क्या करेगा, सुरक्षा भी प्रदान करेगा, और ऊपर से इसका जो है लाइफ भी ज़्यादा रहता है। तो ये तीनों डिफरेंस है इसका, बात समझ रहे। तो पहला जो है लाइटली कोटेड में मैंने क्या बोला आपको, तो इसमें जो है इसमें चूने का घोल चढ़ाया जाता है, घोल चढ़ाया जाता है, पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक। जिससे क्या होगा, जंग नहीं लगेगा, वो चीज मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक। ये क्या बोल, चलिए लिख ही देता हूं, जिससे इलेक्ट्रोड में जंग नहीं लगता है और आर्क स्थिर रहता है, आर्क स्थिर रहता है, ठीक। अब जो है कोटिंग फैक्टर इसका जरा इसका कोटिंग फैक्टर याद रखेंगे, वो पूछता है एग्जाम में। कोटिंग फैक्टर है ना, कितना बताया था, 1.25 से लेकर के आपका जो है 1.3 तक ये रेंज करेगा, ठीक। या तो 1.30 लिखिए, 1.3 में लिख रहा हूँ। तो ये हम लोग का क्या है, हल्की परत वाले। दो ही चीज़ है इसमें कि इसमें जो चूना का परत चढ़ाते हैं, और इसमें जो है हम लोग जो है उससे कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोड में जंग नहीं लगेगा, और क्या है, तो हम लोग का आर्क स्थिर रहेगा। दूसरा हम लोग क्या, मध्यम परत वाले, तो इसमें फ्लक्स का पतला परत चढ़ाते हैं, ठीक। इसमें फ्लक्स की पतली परत चढ़ाते हैं, ठीक। जिससे क्या होगा हम लोग का, जिससे हम लोग का क्या हो जाता है इसमें कि हम लोग का आर्क स्थिर रहेगा, आर्क स्थिर रहेगा तथा वायुमंडल को
गैसों से बचाता है। ठीक, अगर इसका पूछेगा हम लोग का कोटिंग फैक्टर, कोटिंग फैक्टर हम लोग का 1.3 से लेकर के 1.5। ठीक, ये चीज ध्यान देना है। अब जो है हम लोग का नेक्स्ट क्या है, हम लोग का नेक्स्ट एक बचा हुआ क्या, मोटी परत वाले। इसमें क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोड पर फ्लक्स का मोटा परत चढ़ाया जाता है। ठीक, पहला क्या, फ्लक्स की मोटी परत चढ़ाई जाती है। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। इसमें और क्या बोला मैंने, फ्लक्स में एल्वाइंग एलिमेंट्स ही मिलाते हैं जो वेल्ड का गुण का रसायन को क्या करेगा, बदलता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कि एल्वाइंग एलिमेंट भी मिलाए जाते हैं। ठीक, ये दूसरा पॉइंट। तो इससे क्या होगा हम लोग का, इससे हम लोग का क्या होगा ना, जो एक तो वातावरण से हम लोग को सुरक्षा प्रदान करेगा ही, और इससे जो कठोर जो कठोर होता है हम लोग का वेल्ड भी कठोर रहता है, उससे भी इसको बचाता है। और इसका कोटिंग फैक्टर जरा याद रखेंगे, इसका हम लोग का कोटिंग फैक्टर धीरे धीरे जो है कोटिंग फैक्टर बढ़ता जाता है। चूंकि जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग परत को मोटा ही कर रहे हैं, तो कोटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, हम लोग का बढ़ता जाएगा। तो इसका कोटिंग फैक्टर जो होता है हम लोग का 1.5 से लेकर के 2.2 तक होता है। ठीक, तो अब बताइए यहाँ एक चीज और जरा मैं बता दूं कि कोटिंग फैक्टर आखिरकार होता क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ साइड में यहीं पे कि कोटिंग फैक्टर निकाला कैसे जाता है। कोटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है हम लोग का क्या, जो हम लोग का व्यास है, किसका व्यास, तो कोटिंग का व्यास है ना, कोटिंग व्यास और जो कोर का व्यास है हम लोग का, किसका व्यास है, तो कोर का, कोटिंग व्यास बटे कोर का व्यास। तो इसी से हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग कोटिंग फैक्टर निकालते हैं। जो भी तीनों का आया कोटिंग फैक्टर, इसी के जरिए हम लोग का निकलता है। ठीक, अगर एग्जाम में पूछ दे तो ये जो है फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। ठीक, बढ़े नेक्स्ट। अभी और जो है 2-3 तरह में जो बांटा गया है अलग अलग के आधार पर, वो बाकी हम लोग का इलेक्ट्रोड। चलिए नेक्स्ट जो है कंजप्शन के आधार पर देखते हैं। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड कंजप्शन, मतलब खपत कैसे करते हैं इलेक्ट्रोड का, उससे। तो इसको भी 2 भाग में बांटा गया है कि हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। कंज्यूमेबल कहने का मतलब है जब हम लोग जो है वेल्डिंग करेंगे ना, तो वेल्ड मेटल के साथ साथ ये इलेक्ट्रोड खपत हो जाता है, मतलब ये गल जाता है, खत्म हो जाता है। बात समझ रहे हैं। जैसे अगर किसी चीज, जैसे हम लोग वेल्डिंग करते हैं, एलवाई बेस मेटल, एलवाई इलेक्ट्रोड का, हाई कार्बन इलेक्ट्रोड हो गया, या फिर कास्ट आयरन या फिर स्टेनलेस स्टील का इलेक्ट्रोड हो गया, तो वो सब जो हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में आता है। लेकिन वही नॉन कंज्यूमेबल का बात मैं करूँ, चलिए कंज्यूमेबल पहले लिख देता हूँ, उसका नॉन कंज्यूमेबल का बात करेंगे। ठीक, तो इसमें जो है इलेक्ट्रोड की खपत होती है, मतलब दोबारा अब वो उसको इलेक्ट्रोड को हम लोग यूज कर ही नहीं सकते हैं। बात समझ रहे हैं, वो मतलब हम लोग का वेल्ड मेटल में ही गल करके हम लोग का खत्म मिल जाता है उसमें। इसका एग्जांपल जो मैंने बोला आप लोगों को क्या क्या हो गया, जैसे स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड, स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड, एलवाई इलेक्ट्रोड्स, हाई कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ठीक। तो ये फिर एक और है कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड, ये भी लिख सकते हैं, कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड्स। ठीक, तो ये चीज।
अब ना खपत होने वाला इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है ना, जैसे वेल्ड बीड में जो गल जा रहा था इसमें इलेक्ट्रोड, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, इसमें नहीं गलता है, एज इट इज सेम एज इट इज रहता है, और इसको हम लोग दोबारा हम लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका आयु अधिक है। इसमें जैसे हम लोग कार्बन इलेक्ट्रोड हो गया और टंगस्टन इलेक्ट्रोड हो गया, वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में आता है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, ठीक। इसमें क्या होता है, वेल्ड मेटल के अंदर इलेक्ट्रोड्स नहीं गलते हैं, तथा इसकी आयु अधिक होती है। ठीक, अगर एग्जाम्पल अगर बोले तो क्या हो गया, तो कार्बन इलेक्ट्रोड और टंगस्टन इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड्स और टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ठीक। ये चीज टंगस्टन इलेक्ट्रोड ज़्यादा पूछता है कि बताइए कि टीआईजी जो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है वो हम लोग का कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है या नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वहाँ पे टिक करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो हम लोग का डिवीजन है किस पे, फ्लक्स के आधार पर, कि फ्लक्स हम लोग का कैसा होगा। तो फ्लक्स के आधार पर 4 भाग में बांटा गया है, देख रहे हैं, फ्लक्स के आधार पर 4 भाग में बांटा गया, सेलुलोज इलेक्ट्रोड, रटाइल इलेक्ट्रोड, आयरन ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। जो नाम है, जैसा नाम है वही जो है वो इलेक्ट्रोड को उसके ऊपर हम लोग फ्लक्स चला, जैसे सेलुलोज है ना इलेक्ट्रोड, तो इस पे क्या करते हैं हम लोग, सेलुलोज का फ्लक्स का लेपन करते हैं, और उससे क्या होता है, ये पेनिट्रेशन हम लोग को अच्छा देता है। ठीक, ये चीज़ हो गया। अगर दूसरा बात करें रटाइल इलेक्ट्रोड, तो इसमें क्या है ना, सेलुलोज के साथ साथ हम लोग जो है सिलिकेट का भी फ्लक्स का लेपन करते हैं, बात समझ रहे हैं, बेस के रूप में, तो इसको हम लोग फैब्रिकेशन कार्य में प्रयोग में लाते हैं। अगर बात करें आयरन ऑक्साइड इलेक्ट्रोड, तो आयरन ऑक्साइड इलेक्ट्रोड में क्या है, सिलिकेट के साथ साथ हम लोग आयरन ऑक्साइड का फ्लक्स का भी हम लोग यूज करते हैं। ये जो है सिर्फ और सिर्फ हम लोग का फ्लैट वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाते हैं। अगर बात करें बेसिक इलेक्ट्रोड, तो बेसिक इलेक्ट्रोड में हम लोग जो है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट और जो है आपका फ्लोराइड का फ्लक्स का लेपन करते हैं, और ये जो है हम लोग का प्रयोग ओवरहेड और वर्टिकल वेल्डिंग में प्रयोग में लाते हैं। ठीक, तो चलिए आइए लिखते हैं, इतना कुछ है नहीं इसमें। सेलुलोज इलेक्ट्रोड में क्या है, तो फ्लक्स के रूप में अच्छा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लक्स का कोटिंग किससे होगा वो मैं थोड़ा सा है ना, सभी में अगर मैं लिख दूँ फ्लक्स, पहला चीज़ है क्या कि फ्लक्स कैसा यूज रहा है। ठीक, ये फ्लक्स, इसमें फ्लक्स, ठीक, तो फ्लक्स हम लोग कैसा यूज हो रहा है, इसमें फ्लक्स यूज करेंगे किसका, तो सेलुलोज का, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी, सेलुलोज का। ठीक, इसमें जो फ्लक्स हम लोग कैसा प्रयोग करेंगे, तो सेलुलोज का, बात समझ गया। और इसमें जो दूसरा जो हम लोग का है रटाइल इलेक्ट्रोड में हम लोग सिलिकेट और व सेलुलोज का, सिलिकेट व सेलुलोज का, ठीक। अगर मैं बात करूं इसमें जो आयरन ऑक्साइड इलेक्ट्रोड है, तो इसमें जो मैंने बोला आयरन ऑक्साइड और सिलिकेट का, आयरन ऑक्साइड, स्पेलिंग गलती हो जा रहा है, आयरन ऑक्साइड व सिलिकेट का। ठीक, अगर ये जो हम लोग का बेसिक इलेक्ट्रोड है, बेसिक इलेक्ट्रोड में वो कैल्शियम कार्बोनेट और जो है फ्लोराइड का,
कैल्शियम कार्बोनेट व फ्लोराइड का। ठीक, ये फ्लक्स के बारे में हो गया। अब थोड़ा इसमें देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज है इसका। तो ये जो पहला वाला है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसको जो हम लोग जो है आर्क वेल्डिंग में जनरल यूज करते हैं। इसका पेनिट्रेशन बढ़िया होता है। ठीक, पेनिट्रेशन के बारे में भी आगे जानेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। पेनिट्रेशन बढ़िया होता है। ठीक, इसका जो रोटाइल इलेक्ट्रोड है ना, इसका प्रयोग हम लोग फैब्रिकेशन कार्य में करते हैं। फैब्रिकेशन कार्यों में किया जाता है। ठीक, जैसे अगर एरोप्लेन का बात कर ले, हवाई जहाज या फिर गैस कंटेनर या फिर पानी का जहाज या फिर हाई प्रेशर पाइपलाइन, चलिए वो भी लिख देता हूं मैं। ऐसे एग्जांपल में हो गया क्या, पानी का जहाज, गैस पाइपलाइन, ठीक। तो इसमें अब अगर बात करें आयरन ऑक्साइड इलेक्ट्रोड, तो इसका जो हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग जो है फ्लैट वेल्डिंग में करते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक, फ्लैट वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका बोले तो ये हम लोग का ओवरहेड और हम लोग का वर्टिकल वेल्डिंग में किया जाता है। ओवरहेड और वर्टिकल वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका एक और नाम है बेसिक इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, और लिख लीजिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ठीक, तो ये चार तरह के आधार पर देखिए कितना तरह का इलेक्ट्रोड, अब इसको स्किप कर जाते तो कितना मेन इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक था हम लोग का। बस मेरे चलिए अब थोड़ा जो बढ़ते हैं हम लोग जो क्या है यहाँ पर नेक्स्ट जो स्लाइड है हम लोग का, कि इलेक्ट्रोड का साइज सभी कुछ देख लिया, लेकिन इलेक्ट्रोड का साइज नहीं मालूम है। बताइए कोई कि कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा होता है, कितना इसका व्यास होता है, मार्केट में कितना में अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं, पहले व्यास के बारे में देखते हैं। तो व्यास अगर पूछे तो 3.25 से 12.5, अगर व्यास पूछे इसका, है ना, व्यास अगर पूछे तो 3.25 से लेकर के 12.5, है ना, क्या mm सेंटीमीटर, क्या तो mm में उपलब्ध है। ठीक, जनरली अगर इसके अतिरिक्त बोला जाए या इसके अतिरिक्त अगर बोला जाए तो और भी रेंज में ये अवेलेबल है हम लोग क्या, तो साइज ऑफ इलेक्ट्रोड जो व्यास हम लोग का 4 mm, 5 mm, 6.5 mm, 8 mm, 10 mm। ठीक, क्या बोला मैं, 4 mm, 5 mm, 6.5 mm, 8 mm और 10 mm। ठीक, सभी है जो mm में। तो ये व्यास का बात हो गया। अब चलिए लंबाई की ओर चलते हैं कि इसका जो है कोटेड भाग का लंबाई जरा देखते हैं क्या होता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, कोटेड भाग की लंबाई, जिस पर जो फ्लक्स चढ़ा, कोटेड भाग की लंबाई, है ना,
जो बेड छोड़ा गया, जिस तरफ हम लोग इलेक्ट्रोड होल्डर पकड़ रहे हैं, उसका हम लोग नहीं बोलेंगे। जो हम लोग का कोटेड इलेक्ट्रोड है की लंबाई 250 से 450 है, इतना लंबा रहता है, 250 से 450 mm। ठीक, अब जो है बिना कोटेड वाला इलेक्ट्रोड, तो बिना कोटेड वाला इलेक्ट्रोड का जो लंबाई होता है हम लोग का ज्यादा, बिना कोटेड वाला भाग का लंबाई, ठीक, बिना कोटेड वाले भाग की लंबाई, ये ज़्यादा नहीं, ये हम लोग का लगभग 20 mm बोल सकते हैं रहता है। तो अगर रेंज में अगर आप लोग को लिखना है तो 20 से 30 mm कर दीजिए, 20 से 30 mm। ठीक हो गया, व्यास हो गया, लंबाई हो गया, और तो इसमें कुछ चाहिए नहीं। ठीक, ये चीज़ हो गया। ये बिना कोटेड वाला इलेक्ट्रोड जो भाग का जो लंबाई है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड होल्डर से पकड़ते हैं। चलिए, ये चीज़ हो गया। इलेक्ट्रोड देख लिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड देख लिए, किस किस तरह का होता है, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड देख लिए। अब जरा देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का चयन कैसे करेंगे या फिर चुनाव कैसे करेंगे। तो 3 चीज़ें हैं इसमें। क्या है? पहला कि वेल्डिंग सिचुएशन कैसा है, दूसरा वेल्डिंग करंट कैसा है, और हम लोग का अकॉर्डिंग टू बेस मेटल प्रॉपर्टीज, हम लोग का जिसमें वेल्डिंग करना है, बेस मेटल उसी को बोलते हैं जिसमें हम लोग को वेल्डिंग करना है, उसका जो है गुणधर्म कैसा है। ठीक, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोड के साइज का जो करंट हम लोग को चाहिए, अगर 1.6 mm का हम लोग इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो 40 से 60 एम्पियर का हम लोग करंट चाहिए। अगर 2.5 mm का तो 50 से 80 mm, 3.2 mm का यूज कर रहे हैं तो 90 से 130 mm। जो मैक्सिमम साइज 6 mm का जो दिया हुआ है वो 300 से 400 एम्पियर का करंट चाहिए, नॉर्मल करंट चाहिए इतना, तभी जो है हम लोग का जो है वेल्डिंग बढ़िया तरीके से हो पाएगा। बात समझ रहे हैं? ठीक, चलिए, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोड हम लोग का खत्म है। ये जो है कुछ जो है कैसे जो है हम लोग इलेक्ट्रोड को जो है क्या केयर कैसे रखा जाए वो चीज़ देख लेते हैं। पहला क्या है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का भंडारण सदैव शुष्क स्थान पर रखेंगे जिससे इलेक्ट्रोड में नमी प्रवेश ना कर सके। ठीक, थोड़ा ड्राई प्लेस में रखेंगे ताकि उसमें जो है हम लोग का वो नमी ना पकड़े। ठीक, दूसरा, नमी युक्त इलेक्ट्रोड को ड्राइंग ओवन में 1 से 2 घंटे के लिए लगभग 100 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर रखना चाहिए। अब मान लेते हैं हम लोग का इलेक्ट्रोड में जो है ह्यूमिडिटी पकड़ लिया, उसको क्या करेंगे 1 से 2 घंटे तक हम लोग 100 डिग्री से 150 डिग्री तापमान पर उसको रखेंगे ताकि वो ड्राई हो जाए। तीसरा, नमी युक्त इलेक्ट्रोड द्वारा की गई वेल्डिंग में पोरोसिटी का दोष उत्पन्न हो जाता है, अतः इलेक्ट्रोड को नमी से बचाना चाहिए। होता है क्या, अगर ह्यूमिडिटी वाला इलेक्ट्रोड यूज कर दीजिएगा तो उसमें क्या होगा, हम लोग का पोरोसिटी हो जाता है, मतलब गैस, वो हम लोग का गैस अंदर ही फंस जाता है। पोरोसिटी के बारे में बताएंगे, वो वेल्डिंग डिफेक्ट है हम लोग का। गैस जब अंदर फंस जाएगा तो क्या होगा, छिद्र बन जाएगा, तो हम लोग का वेल्डिंग कमजोर हो जाता है। ठीक, नमी युक्त इलेक्ट्रोड के स्टब में सदैव जंग लगने की संभावना होती है। ठीक, तो जो नमी युक्त इलेक्ट्रोड होता है उसका स्टब में जो है ज़्यादा क्या होता है, हम लोग का जंग लगने का संभावना होता है, इसलिए हमेशा उसको ड्राई प्लेस में स्टोर करेंगे, जो पहला वाला पॉइंट था। ठीक, तो ये जो है कुछ पॉइंट था कि इलेक्ट्रोड को हम लोग कैसे रखना चाहिए। अब देखिए, इलेक्ट्रोड खत्म हो गया, उतना इतना मतलब कि लगभग आधा घंटा तो इलेक्ट्रोड में ही हो गया। ठीक, आते हैं फिलर रॉड। कार्यखंड को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रोड और फिलर रॉड के बारे में पहले समझिए क्या है। इलेक्ट्रोड क्या करता है, हम लोग का इलेक्ट्रोड जो है हम लोग का करंट जो हम लोग दे रहे हैं ना, वो प्रोवाइड करवाता है वर्कपीस को। बस समझ रहे हैं, उसको जो है वर्कपीस को क्या कर रहा है, हम लोग का करंट को प्रोवाइड करवाता है, किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रोड के द्वारा, ताकि जो है हम लोग का बेस मेटल जो है मेल्ट होकर के वेल्डिंग हो सके, मेल्ट हो गल करके। बस में तो फिलर रोड क्या है, फिलर रोड भी उसी तरह का होता है, ठोस या खोखला हम लोग का बेलनाकार युक्त ही होता है। लेकिन फिलर रोड का काम क्या है ना, उस बेस मेटल में, जैसे मान लेते हैं इन दोनों को जोड़ना है हम लोग को, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या, इन दोनों को पिघलाने के लिए पहले जो है इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं। अब क्या है, फ्लक्स रॉड का हम लोग यूज करेंगे। फिलर रॉड का प्रयोग इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर जो है एक और जो है दूसरा एक और जो है एक लेपन चढ़ जाए इसके ऊपर। वो जो है हम लोग का धातु कहाँ से आएगा, तो वो फिलर रॉड के जरिए हम लोग वहाँ पे फिल करते हैं उसको। तो फिलर रॉड भी इलेक्ट्रोड के जरिए हम लोग का पिघलता है। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ दोनों में डिफरेंस है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक,
तो बीड की पिघली धातु को कारखंड की सतह पर फैलाकर प्राप्त किया जाता है। बात समझ रहे हैं? बीड में क्या बोल रहा हूँ, वही वेल्डिंग बीड वही हुआ जिसके द्वारा हम लोग जो है वेल्डिंग को सक्सेसफुल बना रहे हैं। अब इस तरह से क्या है, दोनों गलाकर अगर जोड़ेंगे तो उतना मजबूती नहीं मिलेगा। बकायदे क्या, अगर इसके ऊपर और नीचे से अगर हम लोग क्या करें कि हम लोग जो है वेल्डिंग के तौर पर अलग धातु या फिर सेम धातु का भी हम लोग जो है फिलर रॉड का प्रयोग करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये हम लोग का ज्यादा मजबूती मिलता है। तो फिलर रॉड का भी आकार बेलनाकार युक्त ही होता है, ठोस होता है या फिर खोखला, दोनों हो सकता है। इसमें भी रॉड या तार के फिलर रॉड का भी हम लोग चयन जो करेंगे कैसा वेल्डिंग कर रहे हैं उसके आधार पर करते हैं। बात समझ रहे हैं? और क्या, या तो फिलर रॉड हम लोग का फ्लक्स कोटेड भी होगा और बिना फ्लक्स कोटेड भी हो सकता है। वो एज पर जैसा हम लोग वेल्डिंग करें, फ्लक्स कोटेड रहेगा तो हम लोग को वायुमंडल को गैस से बचाता है। ठीक, ये चीज है हम लोग का वेल्डिंग के अंतर्गत। फिलर रॉड को पिघलाकर वेल्डिंग बीड बनाया जाता है। बीड बनाया जाता है। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट हम लोग का। दूसरा इसे बोला इसका जो है साइज, ये बेलनाकार युक्त ठोस एवं खोखली होती है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या, तो तीसरा पॉइंट फिलर रॉड के ऊपर फ्लक्स कोटेड रहती है। ठीक, जो क्या करेगा हम लोग का वातावरण को गैसों से बचाएगा। ठीक, ये चीज हो गया हम लोग का। अब जरा देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिलर रॉड के बारे में। आइए देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फिलर रॉड क्या होता है। अरे प्रॉपर्टीज ऑफ फिलर रॉड, ओके, हाँ देखिए प्रॉपर्टी ऑफ फिलर रॉड, यहाँ 5-6 पॉइंट है। पहला क्या है कि फिलर रॉड, अच्छा यहाँ पर एक जो है मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कि फिलर रॉड का चयन जो है वेल्डिंग के आधार पर करेंगे। ओके, फिलर रॉड का चयन वेल्डिंग के आधार पर करेंगे। ठीक, चलिए तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद फ्लक्स देखेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज क्या है कि फिलर रॉड का आकार वेल्ड धातु के आधार पर होना चाहिए। ठीक, फिलर रॉड का आकार वेल्ड धातु के आधार पर होना चाहिए। बात समझे? जो फिलर रॉड का जो हम लोग का आकार है ना, वो बेस मेटल जो हम ये जैसे मान लेते हैं इस पे वेल्डिंग करना तो इसके ऊपर होना चाहिए। ओके, फिलर रॉड पर कॉपर की कोटिंग होनी चाहिए। किसका कोटिंग? कॉपर कोटिंग है, जिससे इसे जंग से बचाया जा सके। हम लोग किसका, हम लोग देखा इलेक्ट्रोड में किसका हम लोग कोटिंग कर रहे थे और इसमें हम लोग किसका कोटिंग करें? कॉपर का। फिलर रॉड के तत्वों का गुण जोड़ को सख्त होने से रोकने वाला होना चाहिए। ठीक, फिलर रॉड की धातु में वेल्डिंग धातु की में समानता होनी चाहिए। जो धातु को हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं वही धातु का हम लोग फिलर रॉड होना चाहिए, ताकि हम लोग का जोड़ बढ़िया से बन सके। फिलर रॉड में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, कोई भी इंप्योरिटी जिसमें नहीं मिलाएंगे। फिलर रॉड ज्वाला के संपर्क में आने पर छिटकनी नहीं होनी चाहिए, मतलब स्पैटरिंग नहीं होना चाहिए। जो मैं बोला था छोटा छोटा धब्बा जो हम लोग का बैठ जाता है वेल्डिंग करते वक्त, जो छिटकता है आर्क बनने टाइम, वो होता है स्पैटर। वही बोल रहा है कि नहीं छिटकना चाहिए। ज्वाला के संपर्क में पिघलकर बूंद के आकार में गिरती रहनी चाहिए। ठीक, फिलर रॉड फ्लक्स की परत एक समान होनी चाहिए। फिलर रॉड के ऊपर जो हम लोग फ्लक्स का यूज करेंगे वो एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनइवन होना चाहिए, मतलब कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो उससे हम लोग का वेल्डिंग जो है खराब होगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हम लोग का फ्लक्स। दोनों में हम लोग फ्लक्स चढ़ा रहे हैं, किसमें? तो फिलर रॉड में भी और इलेक्ट्रोड में। तो आखिरकार ये फ्लक्स है क्या?
तो वेल्डिंग के अंतर्गत जो है फ्लक्स का प्रयोग जो है ना फिलर धातु और कार्यखंड को वायुमंडल को की गैसों और अशुद्धियों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। बात समझ रहे हैं? तो फ्लक्स जो है अगर जनरली अगर देखा जाए तो आर्क वेल्डिंग में आर्क को अस्थायी बनाने के लिए भी रखा जाता है। क्या होता है, जैसे मान लेते हैं जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं ना, तो जैसे वेल्डिंग करना है, जैसे मान लेते हैं ये इसका हम लोगों ने वेल्डिंग करना है, इसका ये हम लोग का बट वेल्ड है, ज्वाइंट अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका वेल्डिंग करना है, ये हम लोग का इलेक्ट्रोड है, ये इधर हम लोग का फिलर रॉड है। तो ये क्या है, यहाँ पर फिलर रॉड से हम लोग वेल्ड बिट बना लिए इस तरह से। फ्लक्स क्या करेगा, इसके ऊपर जो है हम लोग का एक लेयर बनाता है इस तरीके से, ये लेयर बना दिया। ये लेयर क्या करेगा, एक तो हम लोग क्या कर रहा है, वायुमंडल के गैस और अशुद्धियों से सुरक्षित करेगा, और दूसरा क्या करेगा ना, इसका हीट जो है, अंदरूनी जो हीट है, इसको बाहर नहीं निकलने देगा। और या तो बोल सकते हैं जो हम लोग का बाहर का जो टेम्परेचर से इसको इंटरेक्ट होने के लिए इंटरेक्ट नहीं करवाएगा जल्दी से। अगर जल्दी इंटरेक्ट हो जाएगा तो हम लोग का वेल्ड बिट जल्दी ठंडा होकर क्या हो जाएगा, भंगुर या फिर कठोर बन सकता है। इसलिए हम लोग इसको धीरे धीरे ठंडा करने के लिए ये काम में आता है। ठीक, तो ये चीज यहाँ पर फ्लक्स का को कार्यखंड अथवा जो है या इलेक्ट्रोड पर लेप करके ही प्रयोग में लाया जा सकता है। ओके, तो ये चीज है यहाँ पर फ्लक्स का, हम लोग यही चीज है। जो दो चीज है, एक तो क्या है कि इसको धीरे धीरे ठंडा होने में मदद करता है, और दूसरा क्या है, हम लोग इसका प्रयोग क्या करते हैं, तो कार्यखंड को जो है वायुमंडल के गैसों और अशुद्धियों से सुरक्षित करने के लिए किया जाता है फ्लक्स का प्रयोग। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो वेल्डिंग के अंतर्गत फिलर रॉड तथा कार्यखंड को वायुमंडल की गैसों तथा अशुद्धियों से सुरक्षा प्रदान कराता है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लक्स का। दूसरा मैंने क्या बोला कि फ्लक्स क्या करता है, हम लोग को धीरे धीरे ठंडा जो पिघला हुआ जो वेल्ड बिड है हम लोग का, जो फिलर रॉड पिघला है ना, उसको धीरे धीरे ठंडा करने में मदद करता है। या तो बोल सकते हैं कि फ्लक्स जो है आर्क वेल्डिंग में आर्क को अस्थायी बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक, आर्क वेल्डिंग में आर्क को स्थायी बनाने में मदद करता है। जिससे कि बीड धीरे धीरे ठंडा हो। धीरे धीरे ठंडा। ठीक, ये चीज, यही फिलर जो है वो फ्लक्स का हम लोग काम है। चलिए देख लेते हैं। पहले तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लक्स देखेंगे, गुण क्या है, उसके बाद है जो फ्लक्स को हम लोग फ्लक्स का कोटिंग हम लोग क्यों करते हैं वो भी देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लक्स क्या है, तो यह वेल्ड की जाने वाली धातु से हल्का होना चाहिए। जो भी वेल्डिंग कर रहे हैं उससे हम लोग का ये हल्का होना चाहिए। दूसरा, फ्लक्स के पिघलने का तापमान वेल्ड धातु की अपेक्षा कम होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नहीं तो क्या होगा, फिर पिघलेगा ही नहीं। फ्लक्स मिश्रण पिघलकर धातु की सतह पर आसानी से फैल जानी चाहिए, तभी तो सुरक्षा करेगा वो। इसमें वेल्ड मेटल को साफ करने का गुण होना चाहिए, वेल्ड मेटल को साफ करने का गुण होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, हम लोग का स्लैग इंक्लूजन आ जाता है। ऊपर हम लोग क्या होगा, एक अलग लेयर चढ़ जाएगा कार्बन का। बस समझे, इसमें एक अच्छे उष्मारोधक पदार्थ का योग्यता होना चाहिए। मतलब उष्मारोधक कहने का मतलब हीट को थोड़ा रोके कुछ देर, ताकि धीरे धीरे ठंडा हो सके। ठीक,
देखिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्यों हम लोग फ्लक्स का कोटिंग करते हैं, बहुत सारा पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। पहला पॉइंट थोड़ा आराम से देखेंगे इसको, आर्क को बनने और उसे स्थायी रखने में सहायता करता है। पहला तो आर्क को बनने और उसे स्थायी रखने में क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा, ताकि आर्क जो है हम लोग का अनइवन ना हो, मतलब कि इधर उधर ना भागे। आर्क की गर्मी से फ्लक्स पिघलकर सुरक्षात्मक गैस देता है, जिससे वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों से पिघली धातु सुरक्षित रहती है। ठीक, जैसा मैंने बोला, एक क्या है, एक बोल सकते हैं सील्ड तरह का बना देता है, जिससे हम लोग का वायुमंडल में जो गैस है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उससे हम लोग को सुरक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का, तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्लक्स पिघली धातु पर एक जो है उष्मा निरोधक कवच ढक देता है, जिससे वेल्ड मेटल धीरे धीरे ठंडी होती है, जो मैंने अभी बोला। इस प्रकार फ्लक्स वेल्ड बीड को क्रैक होने या कठोर होने से बचाता है। अगर जल्दी ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग को कठोर भंगुर बन जाएगा, हम लोग का जो है वो टूट जाएगा जल्दी। वेल्ड धातु को डीऑक्सीडाइज तथा रिफाइन करता है, इससे बीड की शक्ति बढ़ती है ना। जब वो ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट में आने देगा तो क्या होगा, डीऑक्सीडाइज होगा, जिससे क्या होगा हम लोग का उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। कोर वायर की धातु में अनुपस्थिति एल्लोइंग एलिमेंट की कमी को दूर करने में सहायता देता है। फ्लक्स के द्वारा इस प्रकार के एल्लोइंग एलिमेंट सीधे सीधे वेल्ड मेटल के मिलाए जा सकते हैं। इस प्रकार वेल्ड मेटल की केमिस्ट्री को बिना कोर वायर बदला जा सकता है। अब क्या है, हम लोग क्या है, फ्लक्स में जो हम लोग एल्लोइंग एलिमेंट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसा ही एल्लोइंग एलिमेंट ऐड करेंगे जो हम लोग का उसका प्रॉपर्टी को चेंज ना करे। ठीक, 6 जो है वेल्ड बीड की प्रोफाइल को नियंत्रित करने और समतल वेल्ड सतह बनाने में सहायता प्रदान करता है। देखिए वेल्ड बीड जो होता है 3 प्रकार का होता है, एक फ्लैट होता है, एक कनकेव होता है, एक कन्वेक्स होता है ना। तो हमेशा जो समतल रहना चाहिए, तो वो थोड़ा ज्यादा हम लोग का बढ़िया रहता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया वेल्ड बीड की प्रोफाइल जो है उसको नियंत्रित करना चाहिए हमेशा। फ्लक्स के द्वारा स्पैटरिंग कम होती है, फ्लक्स जब यूज करेंगे तो स्पैटरिंग कम होगा। ये सब ना वेल्डिंग डिफेक्ट जो अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ देर बाद, इसका प्रोफाइल हो गया, ये स्पैटरिंग हो गया, स्लैग इंक्लूजन हो गया, ओवर रोल हो गया, ओवर कट हो गया, ये सब पढ़ेंगे अभी हम लोग। 8वां नंबर, यह इलेक्ट्रोड की एक सुचालक कोटिंग देता है, जिससे इलेक्ट्रोड अधिक करंट पर तथा संक्रिय स्थानों पर भी सुगमता पूर्वक कार्य कर सकती है। ठीक, 9वां नंबर, इसके द्वारा स्लैग की सांद्रता को बढ़ाकर उस ऊर्ध्वाधर तथा ओवरहेड वेल्डिंग सुगमता पूर्वक की जा सकती है। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग होता है जो इसमें क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल और ओवरहेड। वर्टिकल मतलब क्या, इस तरह से वर्टिकल खड़ा, और ओवरहेड मतलब ऊपर वाले वेल्डिंग में, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। फ्लक्स वेल्ड बीड की पेनिट्रेशन की गहराई, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन तथा इलेक्ट्रोड के गलने की दर के प्रभाव पर प्रभाव डालता है। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितना गहराई तक होना चाहिए, वो मतलब कि जितना मोटा है ये हम लोग का वर्क पीस कार्यखंड, उतना दूर तक पेनिट्रेशन हो जाए, तभी तो ये गलेगा बढ़िया से। तो वो क्या है, फ्लक्स उसको मदद करता है गलने में। कोर वायर की धातु से कुछ फ्लक्स देर में गलते हैं, जिससे कोर वायर को ऊपर से एक और पाइप के रूप में ढक लेते हैं। इससे आर्क की दिशा और ताप को एक निश्चित स्थान पर केंद्रित होता है। अब क्या है, कोर वायर, अब फ्लक्स यूज करें तो कोर वायर क्या करेगा, जब पिघलेगा तो ऊपर से क्या है, एक बोल रहा हूँ सील्ड प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, एक जो है उसका जो बोल सकते हैं जो हीट है वो एक जगह केंद्रित रहेगा। कोटिंग से वेल्ड मेटल के डिपॉजिट होने की दर बढ़ती है। ओके, कोटिंग से क्या होगा, वेल्ड डिपॉजिट जो है हम लोग का उसका जब दर बढ़ेगा तो वेल्डिंग हम लोग का बढ़िया होगा। फ्लक्स के द्वारा आयनीकरण, उत्सर्जन, मेटल ट्रांसफर आदि नियंत्रित किया जा सकता है। आयनीकरण कहने का मतलब आयोनाइजेशन जो होता है ना, और जो है आपका उत्सर्जन इमिशन, और जो है मेटल ट्रांसफर मतलब एक मेटल से दूसरे मेटल में जो ट्रांसफर होता है उससे वो चीज क्या है, हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो ये इतना जो है 12-13 पॉइंट जो है हम लोग जो है इसी कारण जो है फ्लक्स का कोटिंग करते हैं। बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ऐसा यूज है कि हम लोग जो है मैक्सिमम यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग का। कि आर्क वेल्डिंग प्रयोग किए जाने का कारण क्या है। पहला है कम कीमत में ही वेल्डिंग, ये तो जान गए, पहला पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। वेल्डिंग में इसमें पैसा कम लगता है। उपकरणों का सेटअप बहुत कम स्थान घेरता है, स्पेस बहुत कम लेता है। वेल्डिंग करने के लिए फिलर रोड आदि खर्च होने वाला सामान सभी कम कीमत पर मिलता है। फिलर रोड जो है कम सामान मिलता है। हल्के से हल्के तथा भारी से भारी काफी बड़े रेंज के कार्यखंडों को इसी प्रक्रम के द्वारा वेल्ड किया जा सकता है। या तो छोटा हो या बड़ा हो या हल्का हो भारी हो, हम लोग आर्क वेल्डिंग के द्वारा वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट जो है, आर्क द्वारा बनी ज्वाला का तापमान अन्य प्रकार से बनी ज्वालाओं के तापमान से अधिक होता है। जो आर्क वेल्डिंग से जो हम लोग का आर्किंग हो या फिर जो हम लोग का टेम्परेचर जो मिलेगा वो और जो अन्य तरीके हैं उससे उससे ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग को मिलता है, ताकि हम लोग का जो है मेटल जल्दी से गल सके। आर्क वेल्डिंग के द्वारा कम समय व्यय होता है, मतलब कि टाइम बहुत कम लगता है। आजकल वेल्डिंग के लिए अनेक प्रकार के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग करके लगभग हर प्रकार के धातु को वेल्ड कर सकता है। अलग अलग तरह का हम लोग का इलेक्ट्रोड है मार्केट में अवेलेबल, जिससे हम लोग आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके किसी भी तरीके का हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। आर्क वेल्डिंग में विशेष सावधानी बरतते हुए लगाए गए जोड़ मजबूत व टिकाऊ होते हैं। अगर हम लोग अच्छे से इंस्ट्रक्शन फॉलो करें कैसे उसको करना है, तो जो है हम लोग का आर्क वेल्डिंग बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है। इलेक्ट्रिसिटी आसानी से सभी जगह उपलब्ध है, इसलिए आर्क वेल्डिंग करना आसान है। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी सभी जगह। विशेष सावधानी बरतने पर आर्क वेल्डिंग द्वारा बनी बीड में कम दोष होते हैं। जो मैंने बोला ना, इंस्ट्रक्शन जैसे फॉलो कीजिएगा तो हम लोग का वेल्ड बीड जो बनेगा बहुत बढ़िया बनेगा। मरम्मत के कार्य आसानी से किया सकते हैं। अगर मान लेते कुछ खराबी आ गया वेल्डिंग के बाद, तो हम लोग उसको जो है फिर से मरम्मत कर सकते हैं आराम से, ठीक। तो इस वजह से हम लोग क्या है, हम लोग आर्क वेल्डिंग का यूज करते हैं। तो ये टोटल जो था हम लोग का, यहाँ पे आर्क वेल्डिंग खत्म होता है। क्या बोला मैं, यहाँ पे जो हम लोग का आर्क वेल्डिंग फिनिश होता है। लेकिन अभी थोड़ा एक पार्ट इसमें बाकी है आर्क ब्लो का। ये आर्क ब्लो है हम लोग का, आर्क वेल्डिंग में ज़्यादातर दिखता है। आर्क ब्लो होता है क्या कि जब भी हम लोग वेल्डिंग प्रक्रिया करते हैं तो उस क्या होता है, हम लोग आर्क जो हम लोग स्थिर नहीं रहता है, बल्कि क्या करता है, अपना एक निश्चित दिशा को पथ छोड़ करके इधर उधर चला जाता है। ये जनरली जो है डीसी करंट में जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं ना डायरेक्ट करंट के द्वारा, तभी हम लोग को ये चीज़ दिखाई देता है। देख रहे हैं, जैसे ये तो होना चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में ही होना चाहिए इस तरह से, लेकिन कभी कभी इसमें देखिए तीनों जो है हम लोग का अलग अलग, थोड़ा सा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इनलार्ज किया जाए फिगर को, थोड़ा सा मैं फिगर को यहाँ पर इनलार्ज करता हूँ, ठीक। ये जनरली जो है ना डीसी करंट द्वारा जब हम लोग प्रयोग करते हैं वेल्डिंग तभी होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे जो है तीन तरह का यहाँ पे आर्क ब्लो दिखाया गया है। एक तो थोड़ा दूर दूर है, यहाँ पे थोड़ा सा पास पास है, ये पूरा पास पास आ गया है, ठीक। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र है उसी हिसाब से हम लोग का जो है वहाँ पे आर्किंग होना चाहिए, ठीक। तो ये जनरली मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये डीसी जनरेटर से जब हम लोग करते हैं या फिर डायरेक्ट करंट जब हम लोग देते हैं तभी हम लोग का ये आर्क ब्लो ऐसा होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम लोग का आर्क ब्लो का कुप्रभाव क्या, बैड इफेक्ट क्या है, या फिर जो हम लोग का मेथड क्या है आर्क ब्लो को हम लोग को इनइफेक्टिव बनाने का, निष्प्रभाव उसको कैसे बनाएंगे। पहले देख लेते हैं हम लोग क्या आर्क ब्लो का कुप्रभाव, बैड इफेक्ट क्या है। स्पैटरिंग हो सकता है, अधिक होता है इसमें, अभी आएंगे। इसके बाद ही हम लोग क्या पढ़ना है, तो हम लोग को वेल्डिंग डिफेक्ट पढ़ना है, उसी में आएगा स्पैटरिंग। वेल्डिंग बीड पोरस रह जाती है, अतः सामर्थ्य कम रह जाती है। फ्यूजन की कमी रह जाती है। वेल्डिंग बीड एक समान नहीं रहती है। वेल्डिंग मेटल में स्लैग रह जाता है। अंडरकट आने की संभावना है। कहने का मतलब जितना भी वेल्डिंग डिफेक्ट है वो हो जाएगा अगर आर्क ब्लो हम लोग का हुआ तो। बात समझ रहे हैं, जितना भी अभी स्पैटरिंग पढ़ेंगे ये भी वेल्डिंग डिफेक्ट है, ये पोरस वेल्डिंग डिफेक्ट है। ये फ्यूजन जो है हम लोग का वेल्डिंग डिफेक्ट है। वेल्डिंग बीड एक समान नहीं रह रहा है, ये भी हम लोग का वेल्डिंग डिफेक्ट है। ये स्लैग है, वेल्डिंग डिफेक्ट है। अंडरकट वेल्डिंग डिफेक्ट है। तो सभी अभी हम लोग जस्ट ये खत्म होगा जैसे आर्क ब्लो, उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे, ठीक। ये देखिए ये लास्ट स्लाइड है हम लोग का आर्क ब्लो का, उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग अभी बचा हुआ, चलिए कोई बात नहीं। देखिए आर्क ब्लो को निष्प्रभावित करने का उपाय क्या क्या है, कैसे इसको हम लोग इनइफेक्टिव कर सकते हैं, आर्क ब्लो कैसे खत्म किया सकता है, उसके बारे में। लघु आर्क का प्रयोग करेंगे। तीन तरीके का आर्क बताया था, जो शॉर्ट, लॉन्ग और एक हम लोग का क्या था, करेक्ट आर्क। तो हम लोग शॉर्ट आर्क का प्रयोग करेंगे क्योंकि इससे आर्क ब्लो का प्रभाव कम होता है, ठीक। पहला पॉइंट, आर्क धारा को कम कर रखना चाहिए जहां तक संभव हो सके, मतलब आर्क का करंट को कम हम लोग रखेंगे जहां तक हम लोग का संभव होगा। भू क्लैंप को वेल्डिंग करने के स्थान से दूर रखना चाहिए, जहां हम लोग क्लैंपिंग करेंगे वहां से हम लोग को वेल्डिंग थोड़ा दूर करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र बनाने वाली वस्तुओं को वेल्डिंग के स्थान से उचित दूरी पर रखेंगे। ऐसा नहीं कोई मतलब कि लोहा है उसमें मतलब हो सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो करके हम लोग क्या हो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना दे, तो वहाँ पे आर्क ब्लो हो जाएगा। जहाँ तक संभव हो एसी का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि ये डीसी में थोड़ा ज़्यादा होता है। बस में आर्क की गति कम रखनी चाहिए, बार बार ये आर्क धारा और आर्क दोनों सेम हो गया लगभग। कार्यखंड की
पूर्व पूर्व तापन मतलब प्री हीटिंग करना चाहिए। कारखाना जो वर्कपीस है उसको पहले हम लोग थोड़ा हीट कर देंगे किसी भी चीज़ से, उसके बाद हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो आर्क ब्लो नहीं आएगा। वेल्डिंग रोड का झुकाव बदलने से आर्क ब्लो के प्रभाव को कम किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अगर हम लोग वेल्डिंग का अगर हम लोग एंगल थोड़ा चेंज करेंगे ना, तो भी हम लोग जैसे ए बी सी में दिखाया गया, देखिए अगर पहला देखें तो इसमें थोड़ा हम लोग का देखिए आर्किंग थोड़ा कम हो रहा है, इसमें थोड़ा कम हो रहा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये चीज़ है, हम लोग जो है एंगल उसमें मेंटेन करके रखने से हम लोग क्या होगा, तो हम लोग का जो है आर्क ब्लो कम होगा। ये हो गया। चलिए, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड हम लोग का पहले जो है वेल्डिंग का प्रकार जोड़ बचा हुआ टाइप्स ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट है ना, कि वेल्डिंग ज्वाइंट कितना प्रकार का होता तो है 4-5 प्रकार का। ऐसे मेनली हम लोग का बट ज्वाइंट और लैप ज्वाइंट ही होता है, लेकिन उसी को फिर किनारा जोड़, एज जोड़ है ना, तो वो अलग अलग प्रकार का बना दिया गया है। जैसे यहाँ पे क्या हम लोग जानते हैं कि बट ज्वाइंट लैप ज्वाइंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ देखिए लैप ज्वाइंट हो गया, उसके टी ज्वाइंट, ये सब जबरदस्ती का है, ये ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट है ना, तो ये सब जबरदस्ती का, ये वेल्डिंग डिफेक्ट उसके बाद है। चलिए, तो हम लोग पहले ये खत्म कर ले, ये ज़्यादा है नहीं। पहला जो है हम लोग का वेल्डिंग ज्वाइंट में जो पहला आता है बट ज्वाइंट है। बट ज्वाइंट क्या होता है, जब दो कार्यखंड को आपस में इस तरह रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर नहीं, एक दूसरे के आमने सामने, जो किनारा है एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे, और फिर जब इसको जोड़ा जाता है तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको बट ज्वाइंट कहते हैं। तो 3 mm तक का मोटाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, 3 mm का अगर मोटाई है वर्कपीस का, तो हम लोग एक ही तरफ वेल्डिंग करेंगे। अगर 3 से 5 mm तक का मोटाई है तो दोनों तरफ वेल्डिंग करेंगे। अगर 5 mm से 10 mm तक का मोटाई है तो हम लोग वी वेल्डिंग करेंगे, भी तरह इस तरह से सांचा बना के करेंगे। बात समझ गए? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बट ज्वाइंट। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, कि 3 mm तक की मोटाई है ना, तो क्या करेंगे, और फिर 3 से 5 mm तक की मोटाई, 3 से 5 mm तक की मोटाई, तो क्या करेंगे। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद एक डेटा और मैंने बोला था 5 से 10 mm तक की मोटाई, तो क्या करेंगे। देखिए अगर बोलेगा 3 mm से तक की मोटाई तो एक ही तरफ वेल्डिंग करेंगे, एक ही तरफ वेल्डिंग, एक ही तरफ वेल्डिंग करेंगे, ठीक। दूसरा क्या है, 3 से 5 mm तक तो दोनों तरफ वेल्डिंग करेंगे, कारखंड के दोनों तरफ, ठीक। अगर हम लोग का 5 mm से 10 mm रहेगा तो हम लोग भी वेल्डिंग करेंगे, ठीक। ये चीज ध्यान रखना है आप लोग को। और बट वेल्डिंग क्या होता है, जब कारखंड के दोनों किनारों को आपस में जोड़ा जाए तो वो बट वेल्डिंग कहलाता है। ये देख रहे हैं, ये बट वेल्डिंग है, दो को आपस में मिला दिया गया है ना। ये फिलिंग रन, ये कैपिंग रन, ये रूट रन कहते हैं, ठीक। सबसे ऊपर वाला भाग कैपिंग रन, और बीच वाला फिलिंग रन, और नीचे वाला जो है रूट रन। जड़ है तो रूट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट ये जो फिगर आपको दिखाया गया यहीं पे सब जो है कितना प्रकार का ये हो सकता है बट ज्वाइंट, वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ये देखिए स्क्वायर एज है, तो यहाँ कोना से कोना जोड़ दिए। अगर ये 3 mm तक का मोटाई होगा तो सिर्फ ऊपर में वेल्डिंग कर देंगे, काम हो जाएगा। 3 से 5 mm का होगा तो इसके नीचे भी करेंगे, मतलब पीछे में भी। ये है सिंगल यू, ये इस तरह से अगर है हम लोग का, तो इस तरह से जोड़ बनाने में अगर, तो हम लोग इस तरह एक ही तरफ करेंगे। सिंगल वी, वी में क्या बोला था मैंने, जब 5 से 10 mm तक का मोटाई होगा तो वी इस तरह से हम लोग इसका वेल्डिंग करेंगे, ठीक। ये डबल यू है, कहने का मतलब दोनों तरफ, तो इसमें दोनों तरफ वेल्डिंग करना पड़ेगा। ये डबल वी है, कहने का मतलब दोनों तरफ वी ग्रुप बना रहा है तो दोनों तरफ वेल्डिंग करना पड़ेगा। ये सिंगल जे है, एक तरफ जो है हम लोग का 90 डिग्री पे और दूसरा जो है हल्का गोलाई पे, तो जे तरह का, ठीक। तो इस तरह अलग अलग प्रकार का जो है बट जोड़ होता है, टोटल 6 प्रकार का है, ठीक। नेक्स्ट आइए लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट क्या है, जब एक के ऊपर दूसरे कार्यखंड को रखा जाए इस प्रकार, तो जब हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट हम लोग का सिंगल लैप ज्वाइंट भी होता है, डबल लैप। सिंगल कहने का तो सिर्फ एक ही तरफ हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, और डबल मतलब दोनों तरफ, आगे और पीछे दोनों, ठीक। तो लैप ज्वाइंट पे हम लोग इसमें जो है हम लोग भी ज्वाइंट भी कर सकते हैं, यू ज्वाइंट भी कर सकते हैं, जे ज्वाइंट भी कर सकते हैं, ओके। तो इसमें जो है उतना बताने लायक कुछ नहीं है, जिससे मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं
मैं इसके बारे में ज्वाइंट के बारे में पहले भी आप लोग को बता दिया, ठीक, सिर्फ जो है एक रिव्यू ही चल रहा है। नेक्स्ट आइए टी ज्वाइंट। टी ज्वाइंट जान रहे हैं, ये जो फिगर है हम लोग का वो टी ज्वाइंट का ही दिखा रहा है। टी ज्वाइंट कहने का मतलब है क्या, एक बेस मेटल पे हम लोग क्या करेंगे, एक कार्यखंड को जब दूसरे कार्यखंड जो है 90 डिग्री पर रहता है तो वो टी ज्वाइंट का शेप लेता है। बात समझ गए? तो ये चीज है यहाँ पे क्या है, थोड़ा ज्यादा अगर हम लोग का पतला है मेटल, पतला है वो कार्यखंड, तो एक ही तरफ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर वेल्डिंग करेंगे। अगर थोड़ा मोटा हो जाता है तो दोनों तरफ वेल्डिंग करेंगे, उस साइड भी। बात समझ रहे? तो ये चीज है यहाँ पे। ये है किनारे का जोड़, है ना, साइड्स का जोड़ जो हम लोग बोलते हैं वही है। ये है किनारे का जोड़ का वेल्डिंग करना। देख रहे हैं, किनारा है और किनारे का एज ज्वाइंट हो गया, और ये है कॉर्नर ज्वाइंट, एक दोनों अलग अलग होता है। किनारे का जोड़ मतलब देख रहे हैं, ये साइड का जोड़, ये यहाँ पर इस तरह से, एक सेकेंड, हाँ ठीक। तो यहाँ पे जो है वेल्डिंग किया गया इस तरह से। जब हम लोग किनारे एज का जो है हम लोग वेल्डिंग करेंगे, तो एक होता है हम लोग का कॉर्नर ज्वाइंट, मतलब कोना कोनी जो हम लोग का जैसे इस तरह से बनाए, ये है हम लोग का कॉर्नर ज्वाइंट। ये जो हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो ठीक, ये जगह अगर आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये है कॉर्नर ज्वाइंट। यहाँ पे जो है वेल्डिंग करेंगे तो ये आ जाएगा कॉर्नर ज्वाइंट, है ना। इसको थोड़ा फिगर में बड़ा करता हूँ तो आप लोगों को पता रहेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या किया, इसी तरह से इस पे तरफ पेन रख दिया, तो यहाँ पे पूरा जो है वेल्डिंग किया गया है, या तो इस साइड से वेल्डिंग किया गया, तो ये हो गया कॉर्नर ज्वाइंट। ओके, चलिए, तो हम लोग कैसे एक जो है बढ़िया ज्वाइंट बना सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग जो है प्रोसेस पढ़ते हैं। पहला क्या है, ठीक प्रकार के वेल्डिंग रॉड, उसके साइज का चुनाव करना चाहिए। कैसा वेल्डिंग रॉड और उसका साइज क्या होना चाहिए, वो हम लोग ठीक प्रकार से उसका जो सिलेक्शन करेंगे। वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड की ऊंचाई समान रखने का अभ्यास करना चाहिए। अच्छे जोड़ बनाने के लिए यह लंबाई इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर होनी चाहिए। अगर जोड़ हम लोग को बढ़िया चाहिए, ज्वाइंट बढ़िया चाहिए, तो लंबाई का इलेक्ट्रोड व्यास के बराबर रहना चाहिए। बात समझ रहे? उचित वोल्टेज और करंट का प्रयोग करना चाहिए। वोल्टेज और करंट, मैंने बोला करंट जितना कम रहेगा आर्क ब्लो भी कम रहेगा, और हम लोग का जो है ज्वाइंट भी बढ़िया बनेगा। पोलरिटी का चुनाव इलेक्ट्रोनिक कंपनी के निर्देशानुसार करना चाहिए। पोलरिटी तो डीसी में हम लोग यूज करते हैं, पोलरिटी एसी में तो कोई नहीं है, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है। वेल्डिंग दोषों से कार्य को बचाएं। अभी जो वेल्डिंग डिफेक्ट पढ़ेंगे उससे जो है हम लोग जो है प्रोसेस में से करेंगे तो वेल्डिंग डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। दूसरी बीड लगाने से पहले स्लैग की चिपिंग हैमर और वायर ब्रश द्वारा साफ करके उतार देना चाहिए। मान लेते हैं एक बार हम लोग क्या है वेल्डिंग कर दी, दूसरा बार उस पर वेल्डिंग करना है, तो पहले उस पर जो स्लैग इंक्लूजन जो कार्बन कंटेंट उस पर चढ़ गया, या तो उसको ब्रश से साफ कर लेंगे, नहीं तो उसको हैमर से उसका चिपिंग को हटाएंगे। वेल्ड मेटल और बेस मेटल आपस में अच्छी प्रकार मिक्स होना चाहिए। ठीक, जो वेल्ड मेटल है और जो हम लोग का बेस मेटल मतलब जिसको जोड़ना है, और जो हम लोग का फिलर रॉड जो हम लोग डाल रहे हैं, दोनों अच्छे से हम लोग का क्या है मिलना चाहिए। जोड़े जाने वाले भागों के किनारों की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत इस तरह डाल करके अब मान लेते किनारा में इस तरह ज्वाइंट करना है तो तुरंत इस तरह करेगा। पहले इसको थोड़ा सा बढ़िया से साफ करेंगे, थोड़ा सा वहाँ पे क्या करेंगे, अगर हीट कर देंगे तो और थोड़ा बढ़िया से ज्वाइंट अच्छा से बनेगा। ये सब सारी चीजें हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पे क्या है ना, हम यहाँ पे स्टेप से कैसे हम लोग ज्वाइंट बनाते हैं। ठीक, 4 5 7 8 जो है स्टेप है हम लोग का कैसे कैसे जो है बनाना है ज्वाइंट। पहले कारखंड को वेल्डिंग टेबल पर रखेंगे। वेल्डिंग टेबल हम लोगों ने देख लिया कैसा होता है। पहले कारखंड को वेल्डिंग टेबल पर रख देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, कारखंड की मोटाई के अनुरूप वेल्डिंग रॉड का चुनाव कर इलेक्ट्रोड होल्डर में पकड़ेंगे। कारखंड कितना मोटा है उस हिसाब से हम लोग जो है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड होल्डर में पकड़ेंगे। उचित इलेक्ट्रोड के साइज के अनुरूप करंट और पोलरिटी नियत करेंगे। जैसा हम लोग का इलेक्ट्रोड रहेगा उसी हिसाब से हम लोग जो है उसका जो है करंट और पोलरिटी हम लोग जो है निर्भर करेंगे। कार्यखंड पर वेल्ड लाइन के दोनों तरफ चौक या सॉप स्टोन से 15 से 20 mm के अंतर पर 2 समान लाइन खींच ले, इससे बीड सीधी रेखा में सहायता मिलती है। अब क्या है, जहां वेल्डिंग कर रहे हैं हम लोग को वहां से 15 से 20 mm के गैप में हम लोग क्या करेंगे, 2 रेखा खींच लेंगे। कोई भी चौक से या पेंसिल से खींच लेंगे या फिर पेन से, तो हम लोग का क्या होगा, वेल्ड बीड जो है सीधा रेखा में जाएगा। लीड को इस प्रकार सहारा दे कि उसका वजन हाथ पर ना पड़े। जो लीड है उसको हम लोग इस तरह देंगे कि हाथ पर वजन ना पड़े, नहीं तो वहां पे फिर दिक्कत आ जाती है।
कार्यखंड और इलेक्ट्रोड होल्डर को इस प्रकार पकड़े कि वेल्डिंग बीड आसानी से दिखती रहे। इलेक्ट्रोड का झुकाव चित्र में दिखाया गया है। देखिए इलेक्ट्रोड का झुकाव जो है हम लोग 0 से 20 डिग्री के बीच का ही देते हैं। अगर इससे ज़्यादा दीजिएगा तो हम लोग का क्या होगा कि वहाँ पे वेल्डिंग डिफेक्ट आ सकता है। बात समझ रहे? तो इसलिए जो है और इलेक्ट्रोड होल्डर और कारखंड के बीच हम लोग इस प्रकार 0 से 20 डिग्री इसलिए रखते हैं ताकि हम लोग को देखने में बढ़िया से बने कि वेल्डिंग बीड हम लोग का बढ़िया से बनता है। ठीक, आर्क जलाने के पहले वेल्डिंग स्क्रीन या हेलमेट का प्रयोग करेंगे। ये सब तो हम लोगों ने सेफ्टी में देख ही लिया है। इलेक्ट्रोड की मोटाई के बराबर अंतर रखते हुए इलेक्ट्रोड को इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ाएं कि वेल्ड मेटल और बेस मेटल आपस में मिलती रहे। अब इसे इलेक्ट्रोड का हम लोग क्या इस तरह से धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि तुरंत मूवमेंट कर दिए तो वहाँ पे क्या है हम लोग का वेल्डिंग बढ़िया से नहीं हो पाएगा। हम लोग का वेल्डिंग बढ़िया से तो ऐसे हो पाएगा कि हम लोग धीरे धीरे आराम से उसको जो है जैसे धीरे धीरे ठंडा होते जाए उस हिसाब से हम लोग धीरे धीरे इधर की ओर लेते जाएंगे। ठीक, मतलब वेल्डिंग की तरफ। बीड ठंडी हो जाने से उसे चिपिंग हैमर और वायर की मदद से सहायता से अच्छी तरह साफ करना, जो भी उसमें स्लैग इंक्लूजन या फिर कार्बन कंटेंट उसमें ऊपर आ गया। ठीक, तो ये प्रोसेस था हम लोग का पूरा, जो कि क्या स्टेप्स निभाना चाहिए जब कोई भी ज्वाइंट का हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं वेल्डिंग डिफेक्ट। वेल्डिंग का दोष बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम स्टार मार्क लगा लीजिए, जितना स्टार लगाना है कोई दिक्कत नहीं, पूरा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं हम लोग। पहले में हम लोग देखते हैं क्या वेल्डिंग डिफेक्ट में। वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में पहले मैं कुछ बता दूं। जितना जो भी किसी भी तरह का वेल्डिंग कर रहे हैं ना तो वहाँ वेल्डिंग डिफेक्ट आ सकता है। तो दो प्रकार का वेल्डिंग डिफेक्ट हो सकता है। या तो वेल्डिंग डिफेक्ट हम लोग क्या हो, या तो बाहर से हम लोग देख रहे हैं उसको तो पता लग जा रहा है कि वो वेल्डिंग डिफेक्ट है। दूसरा क्या हो सकता है रीजन उसमें कि अंदरूनी डिफेक्ट भी आ सकता है जो हम लोग को नहीं दिखता है, बस मेरे, जिसके कारण हम लोग क्या होगा कि वेल्डिंग जो है हम लोग कमजोर हो जाता है। तो दोनों चीज को पहले देखेंगे। पहला उसमें है कि पहले देख लेते हैं एक्सटर्नल फॉल्ट क्या क्या आ रहा है। एक्सटर्नल फॉल्ट कहने का मतलब बाहरी दोष। सबसे पहला दरार, आप लोगों को दिख जाएगा, हम लोग को दिख जाएगा आराम से कि दरार, यहाँ देख रहे हैं ये क्रैकिंग लाइन यहाँ पे दिखाया गया है, यही है हम लोग क्या बाहरी से हम लोग देख सकते हैं एक्सटर्नल दोष है। तो जनरली अगर देखा जाए यहाँ पे देखिए ये दो भाग जुटा हुआ है, भी शेप में यहाँ पे वेल्डिंग किया गया है। ये वेल्ड मेटर क्रेटर क्रैकिंग है, या अनुप्रस्थ क्रैकिंग है, या अनुदैर्घ्य क्रैकिंग, मतलब सभी अलग अलग तरह क्रैकिंग यहाँ पे दिखाया गया है आपको। यहाँ देखिए ये सब क्रैकिंग ही है, ये सब यहाँ पे क्रैकिंग ही दर्शाया, क्रेटर टो, अंडर बीड क्रैकिंग। तो मतलब सभी जगह से यहाँ पे जो है जो मैंने मार्क किया है आपको वो क्या है हम लोग का क्रैक दरार का है। तो इसमें दो चीज हो सकता है क्रैकिंग। एक तो पहला क्या है कि बीड के ऊपरी सतह में क्रैकिंग, बीड के ऊपरी सतह पर क्रैकिंग। ठीक, बीड की ऊपरी सतह पर क्रैकिंग, ये हो सकता है कि ऊपर सतह बीड के ऊपर वाले सतह पर क्रैकिंग हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है कि बीड के अंदरूनी भाग पर क्रैकिंग, बीड के अंदरूनी भाग पर क्रैकिंग। दोनों चीज हो सकता, दोनों चीज संभव है ना, एक चीज ही तो है नहीं, दोनों चीज संभव है। या तो ऊपर हो सकता है या तो अंदर हो सकता है, अंदर वाला चीजों को हम लोग नहीं देख सकते, जिसके कारण क्या होगा दरार से क्या होगा हम लोग का वेल्डिंग का जोड़ जो है वो फेल हो जाएगा, जिसके लिए बहुत ही ये मतलब कि मेन रीजन है वेल्डिंग का डिफेक्ट है यहाँ पे। ठीक, वेल्डिंग का जो मेन रीजन है उसी कारण होता है क्या हम लोग का वेल्डिंग जो है यहाँ पर फेल हो जाता है, टूट जाएगा तो क्या होगा कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज है। अब देखते हैं क्या कि ये क्यों होता है और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। सभी चीज में हम लोग यही देखेंगे। पहले उसके बारे में बता देता, उसके बारे में मैं बता दूंगा, उसका दूसरा कारण क्या है और उसका रेमेडीज क्या है, मतलब उसका उपाय क्या है, दोनों चीज में बताऊंगा। चलिए देखिए, ये कॉजेज है एक तरफ लिखा और रेमेडीज उसका। पहले देख लेते हैं कि क्यों होता है, दरार क्यों आती है। तो दरार क्या है, वेल्ड मेटल का दोष उपयुक्त चुनाव किए हम लोग। जो वेल्ड मेटल है हम लोग का वेल्डिंग का जो जिसके द्वारा हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं उसका हम लोग जो है गलत चुनाव कर लिए हैं। ठीक, जॉब की तुलना में बीड बहुत पतला होना है ना, जॉब से अधिक ज्यादा अगर हम लोग का बीड पतला हो जाएगा तो क्या वो ज्वाइंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जोड़ के डिजाइन में कमी होना, जो जोड़ का डिजाइन है उसमें हम लोग का कमी आ जा रहा है, अच्छे से हम लोग उसका डिजाइनिंग नहीं कर पाए। वेल्ड की अनुचित विधि का प्रयोग, मेथड हम लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। फ्लक्स का दोषयुक्त होना, फ्लक्स उसमें या तो बोल लीजिए खराब हो गया, एक्सपायर्ड हो गया, कुछ भी चीज।
वेल्डिंग के पश्चात जोड़ को पानी डालकर तुरंत ठंडा करेंगे, दरार आएगा ही, भंगुर भी बनेगा, कठोर भी हो जाएगा। फ्यूजन की कमी होना, मतलब फ्यूजन कहने का मतलब है जो बेस मेटल है और जो हम लोग का वेल्ड मेटल है वो एक दूसरे में मिला नहीं अच्छे से, तो हम लोग वहां पे दरार आएगा। बेस मेटल में सल्फर और कार्बन में अधिक प्रतिशत होने से तन्यता कम होना। अब बेस मेटल में अगर सल्फर और अगर हम लोग कार्बन का प्रतिशत कम है तो वहाँ पे तन्यता होगा, तो जिसके कारण हम लोग का क्या होगा, टेंसाइल हो जाएगा, तो वहाँ पे दरार आने का संभावना है। इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन अधिक होना, इलेक्ट्रोड में जब हाइड्रोजन अधिक होगा ना तो वहाँ पे पोरोसिटी का चांसेस था। चलिए अब इसका जो है उपाय भी देख लेते हैं। कॉजेज देख लिया, कारण क्या है, तो उपाय भी तो देखना जरूरी है ना, कैसे ये ठीक हो सकता है। तो वेल्डिंग जोड़ का सही डिजाइन करेंगे, वेल्डिंग का जोड़ का पहले क्या करेंगे, सही डिजाइन करेंगे। दूसरा, जोड़ बनाते समय विविंग का प्रयोग करें। क्या इसका प्रयोग करेंगे, डिजाइन बनाते समय विविंग का, जोड़ बनाते समय उचित वेल्डिंग रॉड का चुनाव करेंगे। पहली बीड को साफ करके क्रैपर्स के ऊपर से ही दूसरी बीड प्रारंभ करेंगे। पहला बीड जब हम लोग का हो गया है तो दूसरा बीड लगाने के लिए पहले उसको बढ़िया से साफ करेंगे। उसके बाद जो मैंने आपको बोल रहा हूँ मैं बार बार, बीड लगाने से पहले जोड़ को टैंग लगाकर जोड़ेंगे और उसका जॉब को पूर्व तापन कर लें। वर्कपीस को क्या है ना, पहले हीट कर लेने से ना होता क्या, जो भी उसमें ह्यूमिडिटी है या फिर थोड़ा बहुत नमी है तो वो खत्म हो जाता है, बढ़िया से उसमें जो जोड़ बनेगा आपका। लंबे जोड़ों के छोटे छोटे भागों से बांटकर, लंबे जोड़ों को छोटे छोटे भागों में बांटकर पूरा। ऐसा है कि मान लेते बहुत लंबा जोड़ है, उसको क्या एक ही बार में नहीं कीजिए वेल्डिंग, थोड़ा थोड़ा करके कीजिए, तो वो थोड़ा हम लोग का ज़्यादा, या तो क्या कीजिए, थोड़ा यहाँ कर लिए, थोड़ा यहाँ कीजिए, थोड़ा यहाँ कर लिए, उसके बाद एक साथ जोड़िए उसको, ठीक। उससे क्या होगा, आपका जो है एक लाइन में भी वेल्डिंग होगा और जो है जोड़ भी आपका बढ़िया मिलेगा। तो ये दरार के रिगार्डिंग था कि काउजेज क्या है और हम लोग का उसका उपाय क्या है उसको ठीक करने का, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है ऊंची नीची बीड, मतलब अनइवन बीड। बीड के बारे में मैंने बताया था 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, तो समतल, उत्तल व अवतल, ठीक। बीड कहाँ से अवतल और कहाँ से उत्तल होने का कई प्रकार हो सकता है, इसका 2 इंगित हो सकता है, स्लैग इंक्लूजन हो सकता है, क्रैटर हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। तो जिससे क्या होता है ना, हम लोग का बीड जो है भद्दा लगता है, उसके रिगार्डिंग अभी हम लोग देखें कॉज और रेमेडी। तो बीड 3 प्रकार का होता है। पहला क्या हो गया हम लोग का, तो पहला समतल, ठीक। दूसरा क्या, तो अवतल। तीसरा क्या, तो उत्तल, ठीक। ये 3 प्रकार का बीड हम लोग का बनता है, ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीड हम लोग का ऊपर नीचे हो, बात समझ। अगर समतल है तो समतल ही बने, कनकेव है तो कनकेव ही बने, अवतल है तो अवतल ही बने, सॉरी उत्तल है तो उत्तल ही बने, अवतल है तो अवतल ही बने। ऐसा नहीं कि हम लोग का अगर मान लेते समतल बीड है तो यहाँ पे हम लोग का इस तरह बन रहा है, तो अनइवन बीड होगा तो वहाँ पे वेल्डिंग का हम लोग का जोड़ खराब होगा, ठीक। तो इसका देखते हैं थोड़ा निवारण और कारण क्या क्या है। पहले कारण देखिए क्या है कि कारीगर का अकुशल होना, एक्सपीरियंस वर्कर चाहिए इसमें, ठीक। वेल्डिंग की गति का कम और अधिक होना, वेल्डिंग का गति एक समान रखेंगे, नहीं तो फिर ऊपर नीचे अनइवन बीड हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा। पावर सप्लाई का घटना बढ़ना, कांस्टेंट हम लोग पावर सप्लाई देंगे। विविंग का सही अभ्यास ना होना, विविंग का हम लोग का सही, इसलिए वो ये और ये चीज जो है ना एक है, मतलब एक्सपीरियंस लेबर हम लोग को चाहिए इसमें, ठीक। जॉब का सही स्थिति में नहीं रखना, जॉब को हम लोग बढ़िया से पहले सही स्थिति में मार्किंग करके उसके बाद ही हम लोग वेल्डिंग करेंगे। अनुचित आर्क लंबाई का प्रयोग करना, मतलब आर्क लंबाई जितना हम लोग को चाहिए उससे वो चीज हम लोग नहीं कर रहे हैं। फ्यूजन की कमी होना, फिर जो है जो बेस मेटल और जो है वेल्डिंग मेटल में फ्यूजन बढ़िया से नहीं हो पाया, तब भी हम लोग का अनइवन बीड बनेगा। सही वेल्डिंग रोड का चुनाव ना हो, वेल्डिंग रोड का सही चुनाव नहीं किए हैं। वेल्डिंग सतह का साफ ना होना, वेल्डिंग सतह को पहले क्या बार बोल रहा हूँ, पहले सतह को साफ कर लेंगे और उसका अगर आपको आपके पास ये है तो उसको जो है पूर्व तापन भी कर लेंगे, प्री हीट कर लेंगे वर्कपीस को, ताकि वेल्डिंग का जोड़ और वेल्डिंग बढ़िया बने। अब इसका उपाय क्या क्या, फ्लक्स का प्रयोग करेंगे, फ्लक्स का प्रयोग करें, और फ्लक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया सारा चीजें। ब्लो पाइप को एक ही स्थान पर अधिक देर तक न रखें, ब्लो पाइप को एक ही स्थान पर नहीं रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, ऊपर नीचे वहां पे फिर अनइवन बीड बनना शुरू हो जाएगा। जहां तक संभव हो न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करेंगे। न्यूट्रल फ्लेम अभी हम लोग आएंगे जब गैस वेल्डिंग, अभी जैसे ये खत्म होगा वेल्डिंग डिफेक्ट, तो हम लोग क्या है गैस वेल्डिंग में ये न्यूट्रल फ्लेम हम लोग यूज करते हैं। वेल्डिंग करने से पूर्व सतह को अच्छी प्रकार से साफ कर लेंगे, ठीक। तो ये कॉजेज और रेमेडीज था हम लोग किसका, अनइवन बीड के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वेल्डिंग डिफेक्ट में वेल्डिंग का दोस्त नेक्स्ट में ये दूसरा था। तीसरा है स्पैटर्स,
देखें सभी जो टर्म जो मैंने बताया था सभी आ रहा है वो, और सभी को मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। तो देखिए अब स्पैटर्स क्या होता है, जब हम लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं, स्पैटर के बारे में तो मैंने बहुत बार बता दिया आप लोग। जब हम लोग क्या करते हैं, जब वेल्डिंग करते हैं ना, मान लेते हैं हम लोगों ने ये इसका वेल्डिंग करना है, क्या है इसका हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का वर्क पीस है, बेस मेटल या पेरेंट मेटल जो बोलिए, ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रोड, ठीक, ये हो गया इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे क्या है, ये हम लोग का हो गया आर्क। अगर फिलर मेटल फिलर रॉड बनाना है तो फिलर रॉड एक बना दीजिए, ये क्या हो गया, ये फिलर रॉड, ठीक। बीड मैं कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिखा देता हूं, ये क्या है, ये बीड, ठीक, ये चीज। अब होता क्या, जैसे यहाँ पे आर्किंग हो रहा है, यहाँ पे आर्किंग हो रहा है तो क्या होगा, ये छटकेगा, ये जब छटकेगा तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का जो है ये छोटा छोटा जो है यहाँ पर धब्बा इस तरह से बन जाता है, ओके, वर्क पीस कार्यखंड पर। तो क्या हो जाएगा, वो भी वेल्डिंग का एक रूप ले लेगा, तो उसको कहते हैं स्पैटर। ये एक तरह का दोष है, स्पैटरिंग कहते हैं इसको। इससे क्या होगा, हम लोग का सतह खराब हो जाएगा, तो इसको फिर हम लोग को बीड को बढ़िया तरह साफ करना पड़ेगा, जिसमें फिर अधिक समय लगेगा, हो सकता है बीड खराब भी हो जाए, बस समझ रहे हैं। और यहाँ वेल्डिंग बीड के कारण उसका रॉड का भी खपत होगा ज़्यादा, बस समझ रहे। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आता है। देखते हैं इसका हम लोग काउज और रेमेडीज। पहला काउज क्या है कि वेल्डिंग सतह के ठीक प्रकार साफ होना, जो मैंने बोला आपको। लंबी आर्क का प्रयोग नहीं करेंगे, लंबी आर्क का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि लंबी आर्क का प्रयोग करने से फिर हम लोग क्या होगा, ज्यादा जो अमाउंट में आर्क जो हम लोग का छिटकेगा अगल बगल। अधिक वोल्टेज और अधिक करंट का प्रयोग करना, हम लोग जो है पावर सप्लाई हो गया, साफ करना हो गया, वर्कपीस को प्री हीट करना, ये सब सारा लगभग सेम चीज सभी में आता है। फ्लक्स में नमी रह जाना, अनुचित प्रकार के वेल्डिंग रॉड प्रयोग करना, गलत पोलरिटी का प्रयोग करना। डीसी में होगा तो गलत पोलरिटी अगर यूज कर रहे हैं तो आप बनेगा, एसी में तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्क ब्लो के कारण आर्क नियंत्रण में न रह पाना, आर्क ब्लो के कारण जो है आर्क जो है नियंत्रण में नहीं रह पा रहा। ये तो काउज हो गया ऐसा कारण। इसका रेमेडीज क्या है कि उचित लंबाई की आर्क का ही प्रयोग करेंगे, ठीक। ज्यादातर हम लोग लघु आर्क का ही प्रयोग करते हैं, शॉर्ट आर्क जो मैंने बताया था आपको। पूर्णतः शुष्क फ्लक्स का ही प्रयोग करेंगे, जो हम लोग फ्लक्स ड्राई है उसी को प्रयोग करेंगे, जिसमें नमी ना हो। पोलरिटी को सही प्रकार सेट करेंगे, अगर डीसी है तो पोलरिटी वहां पे सही से सेट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट में फोर्थ जो है हम लोग का, फोर्थ है क्या, जो दोष आता है, क्योंकि बीड के अंत में जो है फिलर मेटल कम होता है ना। बीड के अंत में क्या है, फिलर मेटल कम होता है, जिसके कारण क्या है, बीड ठंडा होने में क्या है, अधिक गति होता है। इसलिए जो है हम लोग क्या है, बीच का भाग में जो हम लोग क्रेटर्स बन जाता है, बीच का भाग में क्या होगा, क्रेटर्स बन जाएगा, जिसके कारण हम लोग का वो वेल्डिंग डिफेक्ट में आता है। मैं क्या बोला, जैसे वेल्डिंग हम लोगों ने किया ना, हम लोग क्या है यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग बीड दिखाता हूँ यहाँ पे मैं, ये हम लोग का वेल्डिंग बीड है, मान लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या होगा, जब लास्ट में जो फिलर मेटल क्या आता है, कम हो जाता है लास्ट में, ये लास्ट में हम लोग का फिलर मेटल कम हो गया, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, जब बीड ठंडा, धीरे धीरे जब ठंडा होगा तो गति अधिक हो जाएगा, अधिक गति होने के कारण क्या हो जाएगा, ये जो बीच में जो भाग है हम लोग का ना, यहाँ पर क्रेटर बन जाता है कुछ इस प्रकार से, जो कि बीड हम लोग का थोड़ा इधर स्लाइड हो जाएगा, ठीक, कम फिलर मेटल होने के कारण। तो इसका मुख्य कारण क्या है और इसका रेमेडी क्या है, देखते हैं। अधिक करंट पर वेल्डिंग कर रहे हैं, इस कारण हो गया होगा। इलेक्ट्रोड को बीड के अंत में अचानक हटा दिए, लास्ट में अचानक हटा देने से हो जाएगा। बेस मेटल में कार्बन सल्फर की मात्रा अधिक होना, जो मेटल हम लोग यूज कर रहे हैं, जो वर्कपीस यूज कर रहे हैं, इसमें सल्फर का मात्रा अधिक होगा, तब भी हम लोग का क्या हो जाएगा, तो क्रेटर बनेगा, ठीक। कुशल कारीगर का अभाव, एक्सपीरियंस हम लोग को चाहिए कारीगर। इलेक्ट्रोड में उचित फिलर मेटल का ना होना, इलेक्ट्रोड जो यूज कर रहे हैं उसमें फिलर मेटल सही नहीं हो रहा होगा। रेमेडीज क्या है, इसका उपाय क्या है, वेल्डिंग करने के लिए उचित धारा का प्रयोग करेंगे और उचित फिलर धातु के वाले इलेक्ट्रोड का ही प्रयोग करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या है, अंडरकट। अंडरकट कहने का मतलब है किनारा जो है हम लोग पिघल जाता है, वो चीज देखना है। ये आपको फिगर यहाँ पे दिखाया गया, ये देखिए, ये अंडरकट बन रहा है, ये अगर आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये क्या है, अंडरकट यहाँ पे बन रहा है। ऐसा क्यों होता है, जो हम लोग दोषपूर्ण जब हम लोग वेल्डिंग करेंगे, है ना, जब हम लोग दोषपूर्ण वेल्डिंग करते हैं, शुरू होने से पहले क्या होता है कि धातु अधिक पिघल जाता है,
अधिक पिघल जाने से क्या होगा, वहाँ पे हम लोग का खाली स्थान रह जाता है और उस एरिया में जो है फिलर रॉड हम लोग का नहीं पहुँच पाता। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हम लोग का क्या हो जाएगा, किनारा यहाँ पे जो पिघल गया और यहाँ पे फिलर रॉड पहुँचा भी नहीं, जिसके कारण हम लोग को वो अंडर कट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो इसका कवरेज क्या है कि विद्युत धारा का बहुत अधिक हो गया होगा, आर्क ब्लो का सही ज्ञान नहीं होगा, इलेक्ट्रोड का झुकाव उपयुक्त हो नहीं हुआ होगा, आर्क की लंबाई अधिक हो गया होगा, गलत पोलरिटी यूज हुआ होगा, वेल्डिंग का गति अधिक हुआ होगा, या फिर इलेक्ट्रोड अधिक मोटा यूज कर लिया होंगे। ठीक, ये सब सारा जो है हुआ होगा चीजें। तो इसका जो है उपाय क्या है, इसका उपाय क्या है यहाँ पर कि वेल्डिंग की जाने वाली धातु की मोटाई के अनुसार ही नोजल का चयन करेंगे और ब्लो पाइप तथा प्लेट के मध्य उचित अंतर रखेंगे और इलेक्ट्रोड का झुकाव सही रखेंगे, अधिक गति पर वेल्डिंग नहीं करेंगे। देखिए ये चीज, ये ऐसा नहीं सोचिए कि काउच रेमेडीज में यहाँ पे इस तरह से, अब लिखने में बहुत टाइम लगता है, ठीक, लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये मत सोचिए कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, वेल्डर के लिए तो वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर से फीटर वालों के लिए, डीजल वालों के लिए उतना नहीं है, लेकिन फीटर वाले जो हैं, जो फीटर जो देख रहे हैं अभी वीडियो को, तो फीटर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक, तो इसको स्किप कभी मत कीजिएगा थोड़ा, इसीलिए मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ। ऐसा तो भी तो हो सकता मैं सिर्फ जो अंडर कट बता देता, इसका काज रेमेडीज क्या मतलब है मैं नहीं बताता, बस समझ रहे। तो सभी चीज़ों को पढ़िए। ऐसा हो सकता है कि काउच क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिया उसमें से आपको बताना है, उसका उपाय कैसे, 4 ऑप्शन दे दिया और आपने फिर पढ़ाया नहीं तो वहाँ पे फिर काम फिर खराब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में है हम लोग का डिस्टॉर्टेड ज्वाइंट। क्या है, जोड़ जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। देख रहे हैं ये फिगर में जो है जोड़ हम लोग का टेढ़ा मेढ़ा हो गया। देखिए थोड़ा सा फिगर अगर इनलार्ज करें हम, देखिए ये क्या है, जोड़ जो है हम लोग क्या है टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। ये वेल्डिंग बीड है हम लोग, ये जो पूरा है क्या है वेल्डिंग बीड है। देखिए तो जोड़ जो है हम लोग का कुछ इस प्रकार था, लेकिन यहाँ पे क्या है जो डॉटेड लाइन वाला से दर्शाया गया है ना, ये जो है पूरा जोड़ जो है टेढ़ा मेढ़ा हो गया। कहने का मतलब ये जोड़ इस प्रकार होना चाहिए था, लेकिन हम लोग कुछ इस प्रकार हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो क्यों हो गया, ये देखिए यहाँ पर अनुदैर्ध्य खिंचाव आ गया, ये अनुप्रस्थ कोणीय विरूपण हो गया, मतलब डिफ्लेक्शन हो गया, ये कोणीय विरूपण हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये अनुदैर्ध्य विरूपण, मतलब सभी तरह से हम लोग का जो है बोल सकते हैं कि ज्वाइंट जो है बेकार हो गया। ऐसा क्यों हो गया है और हम लोग को इसको कैसे हम लोग जो सुधार सकते हैं ये चीज देख लेते हैं। देखिए इसका जो है काउज क्या है कि जोड़ का असमान रूप से ठंडा होना। जोड़ जो है एक तरफ जल्दी ठंडा हो, एक तरफ बाद में ठंडा हो गया, ठीक, उसके कारण भी रहता है। वेल्डिंग करने से पहले टिक न लगाना, वेल्डिंग तो किए लेकिन मार्किंग उसमें नहीं किए और हम लोग इधर उधर हम लोग जो है वेल्डिंग कर दिए। वेल्डिंग जोड़ डिजाइन सही ना होना, डिजाइनिंग उसका सही नहीं किया, जिस हिसाब से हम लोग को वेल्डिंग, या तो मान लीजिए कि हम लोग 5 से 10 mm का मोटाई था, लेकिन फिर भी हम लोग उसको जो एक ही तरफ वेल्डिंग कर, उसको भी वेल्डिंग करना है ना, तो ये सारी चीजें हैं। जॉब का पूर्वतापन ना होना, हमेशा जो जॉब का प्रीहीट करेंगे पहले से गर्म कर लेंगे उसको। जॉब के पार्टों को क्लैंप ना करना, जॉब का पार्ट बिना क्लैंप किए इस तरह रख के हिल डुल रहा है वर्कपीस, फिर भी हम लोग जो वेल्डिंग करते जा रहे हैं। इसका उपाय क्या है, वेल्डिंग के दौरान जिन जॉब को टेढ़ा होना संभव है उन्हें वाइस या क्लैंप से कस लेंगे। वैसा वर्कपीस जो थोड़ा मान ले हल्का है या फिर हिल डुल सकता है इधर उधर, तो उसको हम वाइस में क्लैंप कर लेंगे। ठीक, जॉब के भागों में तापांतर अधिक न रखें, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा नहीं रखेंगे। ठीक, वेल्डिंग करने से पूर्व टिक अवश्य लगाएं, टिक जरूर लगा लें कहाँ वेल्डिंग करना है और कहाँ तक करना है, और एक मार्किंग बना लें। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोग क्या है, नेक्स्ट है सरफेस पोरोसिटी, सतही रंध्रता। यह सतही रंध्रता, ये सतही रंध्रता क्या होता है, ये जनरली होता है ना, ये एक इंटरनल फॉल्ट भी मान सकते हैं इसको। क्या है, इंटरनल फॉल्ट भी मान सकते हैं, ये फिर पोरोसिटी के अंतर्गत भी आएगा। सरफेस पोरोसिटी कहने का मतलब सतह में जो है पोरोसिटी हो रहा, ये सतह पर एक पोरोसिटी अभी आएगा जो सतह के अंदर भी होगा, इसलिए इसको जो एक्सटर्नल फॉल्ट में रखा गया। ये शायद मेरे हिसाब से लास्ट फॉल्ट होगा जो एक्सटर्नल फॉल्ट है, बाहरी दोष, उसके बाद हम लोग अंदरूनी दोष पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, तो सतही रंध्रता ऐसा क्यों होता है कि जैसे वेल्ड धातु क्या हुआ, वेल्ड धातु तो हम लोग का पिघल गया, कोई बात नहीं, पिघलने से क्या हुआ हम लोग का उसमें कुछ जो है गैसेस जो है हम लोग का क्या हुआ उसमें जो है इंसर्ट हो गया, मतलब अंदर चला गया। तो जिसके कारण क्या होता है ना,
हम लोग का जब गैसेस चला गया और वहीं फंस के रह गया, ठंडा ठंडा हो गया वो सरफेस, वो हम लोग का सतह ठंडा हो गया, तो क्या होगा, वहाँ पोरोसिटी हो जाएगा, मतलब छोटा छोटा छिद्र बन जाएगा। तो उससे क्या होगा, हम लोग का वेल्डिंग जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ज्वाइंट भी खराब होगा, जल्दी टूट जाएगा। ठीक, तो इसका जो वही बोलते हैं उसको पोरस बना देता है। तो इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है? कारण ये है कि वेल्ड मेटल का तापक्रम बहुत अधिक हो गया होगा, अच्छा फ्लक्स प्रयोग नहीं किया होगा, और वेल्ड की आवश्यक सील्डिंग नहीं हुई होगी, आर्क ब्लो का बढ़ जाना होगा, इलेक्ट्रोड की कोटिंग टूटी फूटी होगी, गीला इलेक्ट्रोड प्रयोग कर दिया गया होगा, उचित फिलर रॉड प्रयोग नहीं किया गया होगा। तो ये सारी चीजें होगी। इसका उपाय क्या है, असुरक्षित फ्लक्स का प्रयोग करेंगे, टूटी फूटी कोटिंग वाले इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं करेंगे, वेल्डिंग मेटल का तापक्रम अधिक नहीं करेंगे, और सदैव पूर्णतः शुष्क इलेक्ट्रोड का ही प्रयोग करेंगे, ड्राई इलेक्ट्रोड का हमेशा यूज करेंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं पूरा जो 7 प्रकार का हम लोग का जो क्या किसके कारण हो रहा था और क्या उसका उपाय था, और उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया कि क्यों होता है वो और कैसा होता है। अब जो है अंदरूनी दोष या फिर आंतरिक दोष बोलिए, इंटरनल फॉल्ट, इसमें भी 3-4 प्रकार का है। जैसे मैंने बोला ना, ये देखिए ब्लो होल और इंटरनल पोरोसिटी। अभी जो हम लोगों ने देखा क्या, ये सतही रंध्रता था, और ये हम लोग का क्या है, आंतरिक रंध्रता, मतलब अंदरूनी इसमें जो है आंतरिक रंध्रता क्यों हो रहा है, ये देखिए फिगर से मैं समझाता हूँ यहाँ पे, उसके बाद इसका जो है रेमेडीज और जो है कॉज पे जाएंगे। देखिए ये हम लोग का वेल्डिंग बीड है, और ये जो बीच का डॉटेड डॉटेड दिखाएगा यही पोरोसिटी है। जैसे हम लोग का सरफेस में क्या हो रहा था, हम लोग का जो है गैस जो है फंस जा रहा था, उसी तरह अंदरूनी में भी होता है। अंदरूनी में गैस अगर हम लोग का इंट्रैप हो गया, मतलब फंस गया है, और उससे पहले निकलने से पहले क्या हो, ठंडा हो गया बीड हम लोग का, जब ठंडा हो जाए क्या, तो अंदर से निकल पाएगा, वो नहीं निकल पाएगा। तो वहाँ पे क्या है, हम लोग का छिद्र का वहाँ पे शेप ले लेता है, अंदर ही मतलब होल हो जाता है छोटा छोटा, जिसके कारण हम लोग का वेल्ड जो है कमजोर हो जाता है, वेल्ड बीड कमजोर होता है, टूटने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो ऐसा क्यों होता है और उसका उपाय क्या है, ये देखिए। विद्युत धारा अधिक होना, अनुचित वेल्डिंग तकनीक का ना प्रयोग होना, सही फिलर रॉड ना प्रयोग होना, आर्क आवश्यकता से अधिक बड़ा होना, अच्छा फ्लक्स प्रयोग ना होना, गीली इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना, और इलेक्ट्रोडिक कोटिंग टूटी फूटी होना। सेम एज इट इज जो हम लोग का बोल सकते हैं सरफेस पोरोसिटी था ना, उसी के रिगार्डिंग सेम है। ओके, उचित वेल्डिंग का तकनीक का सही उपयोग करेंगे, उपाय में अगर इसका देखते हैं तो, और वेल्डिंग करने के लिए उचित धारा का प्रयोग करेंगे, और उचित लंबाई का आर्क का ही प्रयोग करेंगे, और सदैव शुष्क इलेक्ट्रोड का ही प्रयोग करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये सब मैं इसलिए सिर्फ पढ़ते जा रहा हूँ क्योंकि सारा चीज़ ये सब मैं बता दे रहा हूँ, बार बार पूरा एक्सप्लेनेशन करना कि इलेक्ट्रोड क्या है, साफ करेंगे उसको, और मैं गीली इलेक्ट्रोड नहीं उपयोग करेंगे, उसमें मैं क्या बताऊँ, गीली इलेक्ट्रोड नहीं उपयोग करेंगे मतलब कि ह्यूमिडिटी वाला नहीं करेंगे, उसको ड्राई करके आएंगे, पहले भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, नेक्स्ट ये क्या है, स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन क्या होता है ना, ये देखिए, ये है स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन जैसे वेल्डिंग हम लोग ने वेल्ड बीड हम लोग ने तैयार कर लिया, क्या किया, वेल्ड बीड हम लोग ने तैयार कर लिया, लेकिन जो हम लोग का गैसेस से थोड़ा जो आर्किंग से निकल रहा है, तो उसमें क्या है ना, अलग अलग तरह का जो है बाहरी अधातु या फिर कण जो है रह जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। तो वेल्ड बीड के ऊपर में जो एक काला काला धब्बा बन जाता है ना, इसी को कहते हैं क्या, वेल्ड बीड। इसलिए बोला जाता है जब पहला बीड तैयार हो गया है तो दूसरा बीड लगाने से पहले उसको हम लोग ब्रश से या फिर बढ़िया तरीके से साफ कर लेंगे, ताकि जो है यहाँ पर जो है वेल्डिंग जो है जोड़ जो है बढ़िया तरीके से बन सके, जब दूसरा बार हम लोग उसमें जो है वेल्ड बीड बना रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे, तो देखिए इसका कारण क्या है कि कम करंट पर वेल्डिंग कर दिया गया होगा, क्या है कि कम करंट पर वहाँ पे वेल्डिंग कर दिया हो गया, दूसरी बीड लगाते समय पहली बीड का स्लैग ठीक से नहीं उतारा होगा, तब भी जो है दूसरा बीड पे हम लोग का स्लैग इंक्लूजन आ जाएगा। विविंग में समानता ना होना, विविंग कहने का मतलब है हम लोग जो भी चीज़ का वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे विविंग जो हम लोग किए उसमें जो है समतल नहीं हुआ होगा। ठीक, अच्छी गुणवत्ता की वेल्डिंग रॉड का प्रयोग न करना, जोड़ ठीक प्रकार से न भरना, सतह पर गंदगी जंग आदि रह जाना, जिसके कारण भी स्लैग इंक्लूजन आता है। इसलिए 2-3 देखिए, वेल्डिंग करने से पहले जो मैंने बताया था क्या प्रोसेस है, पहले अच्छे तरह से साफ करेंगे, उसको मार्किंग करेंगे कहाँ वेल्डिंग करना है, उसका जोड़ सही बनाएंगे, उसके बाद वेल्डिंग करेंगे धीरे धीरे, और इस तरह से वेल्डिंग करेंगे कि हम लोग का जो ठंडा होने का जो टाइम है वो एक समान हो लगभग। ठीक, रेमेडी क्या है, साफ सुथरी फिलर धातु का प्रयोग करेंगे, जोड़ को ठीक प्रकार से भरेंगे, विविंग में समानता रखेंगे, और दूसरे बीड लगाने से पूर्व पहली बीड का स्लैग ठीक से उतारेंगे, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट आइए,
नेक्स्ट हम लोग का लैक ऑफ फ्यूजन, मेटल कम, देखिए मेटल कम पिघलना, लैक ऑफ फ्यूजन क्या है कि जब बेस मेटल और जो वेल्ड मेटल है वो अच्छे तरीके से पिघल नहीं पाया। तो पिघल ऐसा नहीं है कि मतलब कि थ्रू आउट जो है पूरा में नहीं पिघल पाता है, वो मतलब कि बहुत हो सकता है कहीं कहीं नहीं पिघला होगा, ठीक, इसलिए वहाँ पे जो फ्यूजन बढ़िया से नहीं हो पाया होगा। तो अलग अलग चीज़ें, या तो हो सकता है स्लैग इंक्लूजन आ गया होगा, या तो हो सकता है पेनिट्रेशन बढ़िया से नहीं आया होगा। तो कुछ कॉजेज है, 3-4 कॉजेज जिसके कारण हम लोग का जो है फ्यूजन नहीं होगा। जैसे वेल्डिंग करंट उचित नहीं मिला होगा उसे, मुख्य धातु पर स्लैग या ऑक्साइड का परत आ जाना, जो मैंने बोला ना, या तो हो सकता है कि जो हम लोग परत जिस पे हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं उससे पहले से स्लैग या फिर हम लोग का क्या है ऑक्सीडाइज होगा वो हम लोग का परत सरफेस। मुख्य धातु का उचित ताप पर गर्म ना हो पाना और वेल्डिंग सतहों का स्वच्छ ना होना। तो ये सारी चीजें जिसके कारण जो हम लोग का फ्यूजन बढ़िया से नहीं हो पा रहा है, ठीक, जो हम लोग का वेल्ड को कमजोर कर दे रहा है। एक दो और है इसमें इंटरनल फॉल्ट में, आंतरिक दोष जो है, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है क्या कर शुरू करेंगे, हम लोग गैस वेल्डिंग शुरू करेंगे। आज हम लोग इसको करके छोड़ देंगे। ओके, चौथा क्या है, पेनिट्रेशन की कमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेनिट्रेशन की कमी क्यों होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर हम लोग का ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका जो है पेनिट्रेशन करवाना है। कहने का मतलब जितना पूरा मोटाई है हम लोग का, ये पूरा जो मोटाई है हम लोग का, ये बोल सकते हैं ये अगर वर्कपीस है तो ये जितना मोटा है पूरा पेनिट्रेशन होना चाहिए। कहने का मतलब इलेक्ट्रोड के द्वारा पूरा अंदरूनी तक जो है पिघलाना चाहिए, किसको, तो वर्कपीस को। तभी तो जाकर के हम लोग का वेल्ड बिट बढ़िया से बनेगा, तो हम लोग का जोड़ बढ़िया से बनेगा। बस समझे। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ हद तक यहाँ तक आया है, लेकिन यहाँ पर पेनिट्रेशन नहीं पहुँच पाया ये नीचे में। अब ये नीचे पेनिट्रेशन नहीं पहुँच पाए तो बताइए नीचे वाला जोड़ जो बढ़िया से बन पाया क्या, वेल्डिंग बढ़िया से हो पाया क्या, तो नहीं हो पाएगा। ये जनरली जो है अधिकतर जो है ना, जब हम लोग ओवरहेड वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम होता है, या फिर जब लंबवत वेल्डिंग करते हैं तो परपेंडिकुलर वेल्डिंग या वर्टिकल वेल्डिंग बोलते हैं, वो चीज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये अधिकतर लंबवत अथवा ओवरहेड वेल्डिंग में होता है, ठीक। तो चलिए इसका काउजर रेमेडीज देख लेते हैं क्यों हो रहा है और इसका उपाय क्या है। पहला तो उचित व्यास के इलेक्ट्रोड का चुनाव ना होने पर, है ना, हम लोग उचित व्यास का इलेक्ट्रोड नहीं यूज किया, उसके कारण वेल्डिंग सतहों की तैयारी नहीं उचित हुआ, करंट कम होगा, वेल्डिंग का गति अधिक होगा, बट वेल्डिंग के दोनों साइडों पर बराबर ध्यान न रखने के कारण। अब बैकअप प्लेट ना प्रयोग करना। बैकअप प्लेट कहने का मतलब क्या, जैसे वेल्डिंग का अगर पतला है ना तो नीचे भी एक जो है प्लेट हम लोग रख देंगे, तो उसको बैकअप प्लेट बोलते हैं, ठीक। तो उसके चक्कर में क्या होता है, मान लेते नीचे बैकअप प्लेट नहीं रखे और हम लोग वेल्डिंग बेड पर भी हम लोग नहीं उसको यूज कर रहे हैं, मान लेते लकड़ी या फिर नीचे फर्श पे ही यूज कर रहे हैं, तो हम लोग डरते हैं कि ज्यादा पेनिट्रेशन हम लोग दे देंगे तो नीचे जो है हम लोग का लकड़ी जल ना जाए या फिर फर्श खराब ना हो जाए, उसके कारण भी होता है, इसलिए बैकअप प्लेट का प्रयोग करते हैं। रेमेडी क्या है, उचित व्यास के इलेक्ट्रोड का चुनाव करेंगे, उचित धारा का प्रयोग करेंगे और बैकअप प्लेट का प्रयोग करेंगे और वेल्डिंग गति हम लोग कम रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे, ठीक। ये चीज एक जो है लास्ट हम लोग का रेमेडीज क्या है, ओवरलैप तथा ओवररोल। ओवरलैप बोलिए ओवररोल बोलिए कोई दिक्कत नहीं। ओवरलैप और ओवररोल क्या है, ये देखिए फिगर जो है बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, यहाँ पे दिखा दिया गया है क्या है। जैसे ये वेल्डिंग हुआ है हम लोग का, ये वेल्डिंग हुआ, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का वेल्डिंग कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार सीधा, लेकिन ये यहाँ पर इतना जो है वेल्डिंग हम लोग का निकल चुका है, ये वेल्ड बिट हम लोग का एक्स्ट्रा है ना। तो यही होगा, यही इसको क्या कहते हैं, ओवरलैप या फिर ओवर रोल। कहने का मतलब जितना सतह में हम लोग को वेल्डिंग चाहिए था उससे अधिक सतह में वेल्डिंग हो गया या बीड बन गया, मतलब बेस मेटल पिघल करके हम लोग का बोल सकते हैं सतह पर जो है हम लोग का फ्यूज हो गया और वो जम गया है। जब ठंडा हो जाए तो जम ही जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा जो हम लोग का जो पोर्शन जो है वेल्ड हो गया है, हम लोग का फ्यूजन हो गया है, तो वो क्या है हम लोग का ओवरलैप या फिर ओवररोल हम लोग बोलते हैं। इसे क्या, एक तो देखने में खराब लग रहा है, ऊपर से इसका डिजाइन खराब हो गया, ऊपर से क्या जो बेस मेटल है उसी से निकला है ना, तो इसका जो है हम लोग का बोल सकते हैं उसका
जो है क्षमता या फिर बोलिए शक्ति भी हम लोग का खराब हो गया है बेस मेटल का। ठीक, तो इसका काउजल रेमेडीज देख लेते हैं। अधिक व्यास की इलेक्ट्रोड प्रयोग न करने के कारण, वेल्डिंग करंट अधिक होने के कारण, वेल्डिंग स्पीड बहुत कम होना, वेल्डिंग की स्थिति कम न होना, वेल्डिंग का प्रयोग ठीक से न होना और सतह पर धातु ऑक्साइड की परत चढ़ी होना। ठीक, तो ये सारा हम लोग का था। रेमेडीज क्या है कि उचित व्यास का इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे, धातु की सतह का उचित प्रकार सफाई करेंगे और सही वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग करेंगे और वेल्डिंग स्पीड हम लोग कम रखेंगे। ठीक, तो ये सारा चीजें था जो हम लोग का वेल्डिंग डिफेक्ट है। अब क्या बहुत सारा जो है देखिए क्या यहाँ जो काउज रेमेडीज मैंने बता दिया वो बहुत लोग नहीं बताएंगे या फिर एक्सटर्नल इंटरनल करके यहाँ पे वेल्डिंग डिफेक्ट नहीं बताते हैं, लेकिन मैं बार बार शुरू से बोल रहा हूँ मैं एक पॉइंट भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। काहे क्यों ना मुझे जो है एक वीडियो एक्स्ट्रा बनाना पड़े उस टॉपिक पर, लेकिन जो है मैं हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते चलूँगा। ठीक, तो और बाकी जो है देखिए नेक्स्ट जो है इसमें अभी गैस वेल्डिंग पूरा बचा हुआ है। पहले गैस इक्विपमेंट देखेंगे, उसके बाद गैस वेल्डिंग देखेंगे कैसे होता है, और अभी इसमें जो टाइप्स ऑफ वेल्डिंग बचा हुआ है जो मैं बार बोल रहा हूँ ना, वर्टिकल वेल्डिंग, ओवरहेड वेल्डिंग, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग और जो है मेथड ऑफ वेल्डिंग, मतलब लेफ्ट हैंड वेल्डिंग करेंगे या राइट हैंड वेल्डिंग करेंगे, कितना एंगल पे करेंगे, वो सब बचा हुआ है अभी, है ना। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है इसके बाद जो है 2 वीडियो जो आ रहा है या फिर एक वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। ठीक।